तो एवरेस्ट से पहले हमको कौन-कौन से पहाड़ जो ऐसे होते हैं जो हमको चढ़ने ही चाहिए उसके जिससे हमारी टेस्टिंग एक हो जाए कि हम एवरेस्ट चढ़ पाएँगे, नहीं चढ़ पाएँगे? मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए पिन पार्वती ट्रैक किया था 2018 में। जी। तो वो मैंने अपने आप को टेस्ट किया था कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो आपको एक बार 5000 मीटर का एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए एल्टीट्यूड का, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो आपका जो शरीर है वो अलग-अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो आपका शरीर क्या बोल रहा है वो आप पता करें। वहाँ तक जाने में आपको क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं वो आप देखें और फिर से आप तैयारी करें। फिर आप किसी एक माउंटेन पे चढ़ने का सोचें। तो मैंने अपने लिए देव टिब्बा चूज़ किया था। देव टिब्बा मनाली रीजन में है और वो एक ऐसा पहाड़ है जो टेक्निकल क्लाइंब होता है। तो उसमें एक तो ज़ुमारिंग कैसे होती है वो मुझे सीखने को मिल जाएगी और दूसरा आइस पे कैसे वॉक करते हैं या स्नो पे कैसे चलते हैं या उस टेम्परेचर में माइनस टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कैसे रखते हैं और क्या गियर्स यूज़ होंगे और उनको कैसे पहना जाएगा, ये मैं वहाँ से सीख सकती थी। तो मैंने अपना सबसे पहला जो टारगेट रखा था वो देव टिब्बा रखा था और वो कोविड पीरियड के दौरान ही मैंने किया था। तो इस तरह अलग-अलग मैंने अपने लिए पहाड़ चूज़ किए थे ट्रेनिंग के लिए। तो आपने एवरेस्ट के पहले ही 2 पहाड़ चढ़े थे? नहीं, मैंने कई पहाड़ चढ़े। अच्छा, हाँ। तो टेंटेटिवली आपने कितने पहाड़ चढ़ लिए थे? मैंने करीब 8-9 तो हो गए थे मेरे एवरेस्ट के पहले। आपका ये डिसाइड हो गया था फाइनली कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। आपने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी कर ली। अब एवरेस्ट चढ़ने के लिए किसी न किसी कंपनी को चूज़ करना पड़ता है। तो आप एक सही कंपनी को कैसे चूज़ करते हो? मैंने जब शुरुआत की थी तब इतना इंटरनेट पे या फ़ेसबुक पे या इंस्टा पर इतनी जानकारियाँ नहीं थी। आप नेट पे भी डालते थे तो गिनी-चुनी कंपनियों के नाम आते थे। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे बातें की। मैंने अपनी बातें बताई कि मैं स्लो पेसर हूँ। जो व्यक्ति 6 घंटे में चढ़ता है मुझे 7.5 से 8 घंटे लगते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है मैंने अपने बारे में बताया। तो हमेशा अपनी चीज़ें ना छुपाएँ और सब चीज़ें बताएँ वहाँ पर कि क्या है। और फिर वो व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है, क्या आप उससे सैटिस्फाई हैं या नहीं हैं, ये आपके खुद की समझदारी पर डिपेंड करता है। तो मैंने 3-4 जगह बातें की और जब मैंने अपने लिए कंपनी चूज़ की तो मेरा एक ही उनसे बात थी, पक्की बात ये थी कि मेरा एवरेस्ट हो चाहे ना हो, पर मुझे ज़िंदा वापस आना है। तो जो ये गारंटी देगा मैं उसी के साथ जाऊँगी। तो गारंटी तो कुछ कोई नहीं नहीं होती है, देखिए हुँ, भगवान भी गारंटी नहीं देता है। गारंटी की ये बात है कि वो केयर कितनी कर रहा है आपकी। जी। तो आपकी केयरिंग कितनी होगी, आपको सुनिश्चित करना ज़रूरी है और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इसके साथ जाकर इस बात के लिए सुनिश्चित हूँ कि वो मेरी केयर करेगा, तो आप उस कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। और भी कोई पैरामीटर्स होते हैं किसी कंपनी को चूज़ करने में? पैरामीटर तो मेरे ख़्याल से यही है और बाकी मैं ये बताना चाहूँगी जो भी माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा है, वो हर चीज़ उससे पूछे। क्योंकि मैंने जब देखा कि एवरेस्ट पर बहुत डेथ होती हैं, तो क्यों होती हैं उसका कारण जाना। क्यों होती हैं? सब दूर लिखा आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हुई है? ठीक है, बॉडी आपका रिएक्ट कर रहा है गलत आपको सही नहीं हो पा रही है, आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही, वो एक अलग बात है। पर आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? किसी की भी बॉटल क्यों ख़त्म हुई? या उसकी बॉटल ख़त्म हुई तो उसको दूसरी बॉटल क्यों नहीं मिली? मैंने इस पर काम किया। तो क्या होता है कि जब आप कोई कंपनी चूज़ करते हैं, आपने भी कई लोगों से सुना होगा कि मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने वहाँ पड़ी हुई बॉटल को यूज़ किया, मैंने किसी क्लाइंबर की ली, इस तरह की बिल्कुल बात। तो हुआ ये भी। ये ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में मैंने पता किया। तो क्या होता है कि कंपनी के अपने पैकेज हैं। तो जो पैकेज देती है हम उस पर एग्री हो जाते हैं। पर हम ये नहीं पूछते हैं कि वो उसमें कितने बॉटल ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करवा रही है। ये तो कोई बात नहीं करते, लिटरली सच में इस पे कोई बात नहीं करता। इस पर किसी ने बात नहीं की, ना मुझे किसी ने बताया था लेकिन ये मैंने अपने आप से वो किया था। तो ये मैंने पूछा तो वो 6 बॉटल आपको देते हैं जो है, कोई टोटल 5 भी देता है, कोई 6 देता है। हाँ, टोटल। अब कई बार कैंप 2 पर आप जब पहुँचते हैं, कैंप 2 पर 50% ऑक्सीजन है। तो आपकी थोड़ी तबीयत खराब होने को लगती है या आपको कुछ लगता है तो आपका शेरपा बोलता है कि आप थोड़ी देर ऑक्सीजन लगा लें। वो 6 बॉटल में से ही निकल रही है। अच्छा, तो फिर व्यक्ति क्या करता है कि नहीं मेरी ये 6 खत्म हो जाएँगी, तो वो नहीं लेता है जी। और वो रिकवर नहीं हो पाता है और वो उसी हालत में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है, तो उसकी बॉडी फिर उसको सपोर्ट नहीं करती है। एक ये कारण है लोगों के लौटने का। दूसरा ये है कि आपकी 6 बॉटल हैं, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो वो फुल पे चलती हैं।
और फुल पे चलती है वो ख़त्म होने लगती हैं। आपका शेरपा कई बार आपको 100 मीटर से इसलिए वापस ले आता है कि अब आपकी ऑक्सीजन अब आपके पास इतनी नहीं है कि आप वापस वापस लौट लौट पाओ, सकें। मतलब अब आपके पास सिर्फ उतनी है कि यहाँ से आप वापस जाएंगे। तो ये सब चीज़ों पे मैंने बहुत काम किया। तो मैंने अपने लिए फिर ज़्यादा ऑक्सीजन बॉटल की बात की थी, और उसके अलावा भी मैंने उसको बोल के रखा था कि अगर उसके अलावा भी मुझे लगती है तो मैं नीचे आके उसका एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दे दूंगी, लेकिन आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की तैयारी भी ज़रूरी है। मुझे आपकी बात से जो समझ में आया कि आपको पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेने चाहिए हाँ, और रिसर्च वर्क दम से करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हो। हाँ, तो अगर आप अपने हिसाब से सारे क्वेश्चनर प्रिपेयर करके फिर किसी कंपनी से बात करोगे, बिल्कुल, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, और जिसमें कि आपने ये सिलेंडर वाली जो बात बताई, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रहता है, बिल्कुल। वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। तो एक टेंटेटिवली कितने सिलेंडर्स लगे थे आपको? मुझे करीब 9 सिलेंडर लगे थे। सिलेंडर, हाँ, ओके। और पहली बार तो मुझे ज़्यादा लगे थे क्योंकि मुझे रुकना पड़ा था अपने शेरपा के लिए। तो तब 9 नहीं, क्योंकि मैं ऊपर नहीं गई थी, तो मेरे जो 6 से 7 सिलेंडर था वो मुझे यूज़ करना पड़ा। पर इस बार भी मुझे 9 से 10 के करीब लगे, क्योंकि मुझे डेथ ज़ोन पर करीब 4 से 5 दिन रुकना पड़ा था। 4 से 5 दिन? जी, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। तो इसलिए क्योंकि मैंने सिलेंडर अपने लिए 10 बुक किए हुए थे, तो मैं एवरेस्ट जा पाई। अदरवाइज़ मेरे सिलेंडर अगर जहाँ लोत्से कैंप पे मुझे रुकना पड़ा था 4 दिन, वहीं ख़त्म हो जाते तो मुझे वहीं से वापस आना पड़ता। मैं चाहे मेरी तबीयत ठीक होती, मैं ऊपर नहीं जा सकती थी। क्योंकि मुझे जितना मालूम है कि शायद 5-7 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए कैंप 4 में। जी। तो आप 48 घंटे कैसे रुक गए? पहली बार तो 48 घंटे मुझे इसलिए रुकना पड़ा कि मैं अपने को क्लाइंबर के लिए मैंने अपना शेरपा दे दिया था। उसका एक किस्सा है। उस पे अब एक काम करते हैं, आते हैं। इसको हम सबसे पहले ये करते हैं कि ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले कंपनी को चूज़ कर लिया, हाँ, कंपनी फाइनल कर लिया। हाँ। वहाँ पे भी क्या प्राइस के साथ भी कुछ नेगोशिएशन होते हैं? हाँ, प्राइस के साथ भी नेगोशिएशन होते हैं, और दूसरा आपको शेरपा भी अपने लिए एक्सपीरियंस चुनना चाहिए, और उससे मिलने के लिए आप रिक्वेस्ट करिए कंपनी से कि मुझे अपने शेरपा से मिलना है, उससे बात करना है। बहुत सारी कंपनियां आपको आपका शेरपा नहीं बताती हैं, और अंत में जो कोई बच जाता है, या बहुत अच्छा क्लाइंबर नहीं है, या ज़्यादा एक्सपीरियंस शेरपा नहीं है, कई बार आपको वो मिल जाता है। तो शुरू में ही आप अपने लिए शेरपा, अगर वो कहते हैं कि हम आपको ऐसा शेरपा देंगे जिसने 5 बार एवरेस्ट क्लाइंब किया है, 10 बार क्लाइंब किया है, तो आप उसका नाम लीजिएगा उनका कि कौन है, उनकी पूरे डिटेल्स लीजिएगा, उसका बायोडाटा लीजिएगा, और उनसे मिलने की भी रिक्वेस्ट कीजिएगा। और कोशिश करिए कि एवरेस्ट जाने के पहले एक बार आप उस कंपनी के पास जाएँ, अपने सारे गियर चेक करवाएँ, अपने गियर्स लें, और अपने उस शेरपा से जो आपके साथ में रहने वाला है उससे आप मिलिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि बिल्कुल, आप इनफैक्ट ये जी, पॉइंट तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी किसी भी पॉडकास्ट पे आज तक शेयर किया है। जी। ठीक है, मेरे को एक बार एवरेस्ट चढ़ने से पहले वहाँ जाना चाहिए, कंपनी से बात करना चाहिए, शेरपा से मिलना चाहिए और गियर्स लेने चाहिए। बिल्कुल। क्या गियर्स मुझे नए लेने चाहिए, सेकंड हैंड लेने चाहिए? और अगर सेकंड हैंड लेने चाहिए तो कौन से गियर ऐसे हैं जो मैं सेकंड हैंड भी ले सकता हूँ जिससे मैं कॉस्ट सेव कर सकूँ? जब हम नेपाल जाते हैं तो हर तरह के मिल जाते हैं, आपको रेंट पे भी मिल जाते हैं, सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं, और नए भी ले सकते हैं। ये बजट पे निर्भर करता है। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आप पूरा चेक करके लीजिएगा। रेंट पे भी अच्छे मिल जाते हैं, और आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा उसको कि सही है या नहीं है। सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने समिट सूट को चेक करें। समिट सूट में एक भी छेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें रहता है, डाउन डले होते हैं। डाउन यानी एक पक्षी होता है, उसके पंख होते हैं, वही आपको पूरा शरीर गर्म करते हैं। अगर एक बहुत छोटा सा भी छेद है तो वो डाउन पूरा उस जगह से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है उड़ जी, के। जी। ये सूट होता है, इसकी टेंटेटिवली कॉस्ट क्या होती है? ये सूट जो होता है वो 90,000 से शुरू होके 2 लाख तक जाता रह है। जाता है। तो अगर मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो मुझे टोटल बजटिंग कितनी होनी चाहिए मेरी? देखिए, गियर्स ही जो हैं आपके 3 से 5 लाख के करीब आ जाते हैं, अगर आप नया खरीदते हैं तो। जी। हर चीज़ आप नया खरीदते हैं जी। तो 3 से 5 लाख का आपका इसका बजट होना चाहिए। जो कंपनी है वो 35 से 40 लाख, या कई 30 में भी करवा देती हैं, तो उनके अपने नॉर्म्स हैं, तो वो आप देख लें कि किस हिसाब से करना है। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आप अच्छी कंपनी से करवाइए। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस आपका 8,000 मीटर का होता है, ताकि आपको
रेस्क्यू होता है आपका, तो आपके लिए हेली पहुंचता है, या आपके लिए शेरपास जो रहते हैं वो तैयार रहते हैं। तो आपका इंश्योरेंस अच्छी कंपनी से होना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपकी केयर हो पाए। तो अगर जैसे इंश्योरेंस है और अगर कोई कैंप 4 से ऊपर है तो उसका भी वहाँ से रिकवरी हो जाती है? हाँ, लेकिन कैंप 4 से कैंप 3 तक तो शेरपा ही आपको लेके आते हैं, और बांध के ही लेके आते हैं, रस्सी से आपको नीचे लेके आते हैं, तो 4 से 5 शेरपा उसके लिए लगते हैं। कैंप 3 से लॉन्ग लाइन हेलीकॉप्टर आ जाता है, अगर मौसम ठीक हो तो लॉन्ग लाइन यानी कि रस्सी लटक के आती है और उसमें आपको बांध दिया जाता है, और उसी लटकते हुए आपको एयरलिफ्ट कर देते हैं? एयरलिफ्ट कर देते हैं। नहीं तो फिर कैंप 2 पे हेलीकॉप्टर आ जाता है। कैंप 2 तक भी अगर मौसम ठीक नहीं है तो कैंप 2 तक फिर शेरपा ही उनको खींच के लेके जाते हैं, और कैंप 2 से हेली आता है और फिर आपको एयरलिफ्ट किया जाता ये जो अंजलि कुलकर्णी जी जो थीं, है। हाँ। तो वो वहीं हैं या उनको ले आए थे फिर नीचे? कुछ आइडिया आपको इस बारे में? उनकी डेथ वहीं हो गई थी। हाँ, डेथ तो वहीं हो गई थी उनको। हाँ, तो फिर उनकी बॉडी नीचे आ पाई थी? बॉडी लेकर आए थे, आ गए क्योंकि थे। हाँ, कुलकर्णी सर का कहना था कि बॉडी मैं लेके जाऊंगा। हुँ। तो बॉडी तो रिकवर करते हैं, मतलब कुछ बॉडी हैं जो रिकवर नहीं होती हैं। ये ऐसे मीडिया ने बता दिया है कि वहाँ इतने बॉडी हैं, ज़रूर हैं वहाँ पर कैंप 4 के ऊपर जहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, मतलब साउथ समिट के बाद बॉडी रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ खड़े होने को जगह नहीं है, सिर्फ एक पैर रखने को जगह है। तो इतनी बॉडी को लेके 4 शेरपा नहीं आ सकते हैं, खुद अकेले आना वहाँ से मुश्किल है, लौटना। तो उस जगह की बॉडी रिकवर नहीं होती, बाकी सारी बॉडी रिकवर कर ली जाती हैं। ठीक है। तो टोटल सब मिला के कितना खर्चा आ जाता है इसका? टोटल आ जाता है 40 लाख के करीब। 40 लाख में? मैंने ये भी सुना है कि इसमें कुछ लग्ज़री कुछ वो भी होते हैं, पैकेजेस भी होते हैं, उसमें क्या होता है? सर लग्जरी पैकेजेस सारे कुछ जो है वो बेस कैंप तक है। बेस कैंप के अच्छा। बाद कोई लग्जरी नहीं है। बेस कैंप के बाद कोई लग्जरी नहीं है। उसके बाद तो आप हैं, और आपके शेरपा हैं। आपके शेरपा हैं, और पहाड़ है, और प्रकृति है। उसके बाद सब एक हो जाते हैं, फिर कोई अमीर गरीब कुछ नहीं होता है। तो जो अगर 40 लाख का जो अमाउंट है, जी। आपने कैसे इसकी व्यवस्था करी थी? देखिए मैं खुद एक बिजनेस वूमन हूँ, जी। तो ये पैसा तो मेरे पास मैंने जो सेव किया था, मैंने अपनी सारी सेविंग जो है वो माउंटेनियरिंग के शौक में लगा दी है। तो मैंने अपनी सेविंग से ही पूरा किया। सेल्फ फंडेड थे आप। बिल्कुल। बाकी अगर ऐसा भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी रहती हैं क्या कि अगर किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो गवर्नमेंट से या और कहीं से कुछ व्यवस्था कर सकता है वो? गवर्नमेंट हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो माउंट एवरेस्ट के लिए 7 लाख रुपए आपको एडवांस देती है, और 8 लाख रुपए अगर आपने सबमिट कर लिया है तो मिलता है। तो हमारे यहाँ गज़ट नोटिफिकेशन है कि अगर आपने माउंट एवरेस्ट फ़तह किया है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो मुझे सबमिट के बाद मिले थे। बट पहले आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता, वो आपको सेल्फ फंडेड ही रखना सेल्फ पड़ता है। फंडिंग। ठीक है। नहीं, लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, मैक्सिमम लोग स्पॉन्सरशिप से ही जाते हैं। सेल्फ फंडेड तो बहुत कम लोग होते हैं, स्पॉन्सरशिप से ही जाते हैं और लोगों को मिल जाती है। पर मेरी एक एज ऐसी थी कि लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये जाके क्या हमारा झंडा फहरा पाएगी या नहीं, तो इसलिए मुझे मिली नहीं। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप जब भी स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं तो आपको लोग इतने चक्कर लगवाते हैं, और उनके दरवाजे पे बहुत-बहुत देर बैठना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि अगर इतना समय मैं अपने बिज़नेस में लगा दूँगी तो शायद मैं उतना वहीं से कमा लूँगी। क्योंकि जितना मैंने सुना है और देखा है, लोगों के वीडियोज़ वगैरह देखे हैं कि लोगों में चढ़ते समय तो बहुत ज़्यादा जोश रहता है जी, और जो सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, वो आते में ही सबसे डेथ होती बिल्कुल। हैं। और एक बड़ा अच्छा कोड भी मैंने लिख के रखा है कि गोइंग अप इज़ ऑप्शनल, जी, कमिंग बैक इज़ मैंडेटरी। बिल्कुल। तो बट ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मैंने इस पर भी काम किया। मैंने कैसे ये काम भी किया आपने पढ़ा, इस पे? मैंने इस पर ये काम किया कि लौटते टाइम क्यों डेथ हो रही है। लौटते टाइम इसलिए डेथ हो रही है कि क्योंकि आप 12 से 13 घंटे आपने समिट पे पहुँचने में लगाए हैं और आप कुछ खा पी नहीं पाए हैं। तो आपकी एनर्जी हो गई लो, आपके पास ऑक्सीजन भी कम है, तो आप रिकवर भी नहीं कर पा रहे हैं, थक आप गए हैं, और लौटते समय ना आपके पास खाने के लिए है और शरीर ने भी साथ साथ नहीं दे रहा है। दे रहा है। इसके लिए मैंने तैयारियां की कि मैंने भूखे रह के एक्सरसाइज की, मैंने रनिंग किया। मेरा टारगेट रहता था कि आज 2 किलोमीटर बिना पानी पिए दौड़ूंगी, आज मैं 3 किलोमीटर, ऐसे करके धीरे 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 करके मैंने 10 किलोमीटर पे अपना टारगेट को फिक्स किया था कि मैं 10 किलोमीटर सिर्फ सुबह 1 गिलास पानी पी के जाऊंगी। रास्ते में मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं पानी बहुत कम पीऊंगी, और
मेरे अपने शरीर को ही मेरी एनर्जी देना पड़ेगी, जो उसके पास फैट है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करे और मुझे इस लायक बनाए कि मैं दौड़ पाऊँ। तो इस तरह मैंने अपने शरीर को ट्रेन किया और मैं बहुत खुशी-खुशी लौटी थी, मुझे कोई एनर्जी मेरी लॉस नहीं हुई थी। देखिए मैंने वीडियोज़ आपके, जी, ये नीचे मतलब जो जब आप नीचे आए और आपके जो वीडियोज़ हैं, जी, कोई देख के नहीं कह सकता है कि आप एवरेज चढ़ के आ गए नीचे। बिल्कुल। तो मैंने हर चीज़ की बहुत तैयारियां की थी। मैं फिज़िकली उतना फिट नहीं थी, लोगों उतना लेकिन मैंने मेंटली और बाकी अपने बॉडी को इतना ट्रेन किया हुआ था कि दोनों ही बार मुझे एवरेस्ट पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ना मुझे कोई इंजरी हुई थी, ना मेरे उत्साह में कोई कमी हुई थी। दोनों बार मैं बहुत अच्छे से गई और अच्छे से वापस आई हूँ। तो मैंने ट्रेनिंग कर ली, जी, मैं पहाड़ भी चढ़ लिया, जी, 6000 7000 का पहाड़ चढ़ लिया। उसके बाद मैंने 40-50 लाख रुपए इकट्ठा करके मैंने कंपनी भी ढूँढ ली, गियर्स भी खरीद लिए, नए गियर्स जी, ले लिए, सब कर लिया। जी, अब मैं बेस कैंप पे भी आ गया। जी। बेस कैंप के बाद की क्या जर्नी होती है? बेस कैंप पहुंचने के बाद आप 3 से 4 दिन रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। ट्रेनिंग के पहले पूजा होती है। तो प्रकृति की पूजा किए बिना हम आगे नहीं जाते हैं और जी, पहाड़ों को देवता मानते हैं, हम जी। हिंदू धर्म में तो मानते ही हैं। जी, जी, जी। तो तब तक पैर नहीं रखते हैं जब तक कि पूजा ना कर लें और पूजा के बाद उनसे परमिशन लेते हैं कि हम आ रहे हैं करके। और तब ट्रेनिंग शुरू होती है कुंभो आइस फॉल में। तो वहाँ आपकी 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो बताते हैं कि रोप को कैसे यूज़ करना है, रोप पे जो आप गियर्स यूज़ कर रहे हैं उनको वन बाय वन कैसे यूज़ करना है, कब आपको सेफ्टी रोप लगाना है, कब आपको ज़ुमार चेंज करना है और ज़ुमार में सेफ्टी रोप कैसे लगानी है, और कैसे आपको चलना है, आप हॉरिज़ॉन्टली कैसे आपको पार करना है, वर्टिकल कैसे करना है, आपको लैडर्स पे कैसे चलना है क्योंकि कुंभो आइस फॉल में क्रेवाइसेस होते हैं, तो वहाँ लैडर्स लगाए जाते हैं, तो लैडर्स पे आपको कैसे चलना है, लैडर्स पे लगी हुई सेफ्टी रोप्स को कैसे यूज़ करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको 4 से 5 दिन तक दी ओके। जाती है। उसके बाद फिर आपको 2 से 3 दिन का रेस्ट होता है, फिर रोटेशन चालू होता है कि आपको कुंभो आइस फॉल पार करके कैंप 1 पहुँचना होता है। वहाँ रेस्ट करके और कई बार वहाँ पर रुकते हैं 1 रात और वापस बेस कैंप आ जाते हैं। ये आपका पहला रोटेशन है। दूसरा रोटेशन में आप कैंप 1 जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, कैंप 2 की तरफ निकल जाते हैं। कैंप 2 पे पूरी रात आप रुकते हैं। अगले दिन सुबह आप कैंप 2 से थोड़ा आगे कैंप 3 की तरफ क्रैम्पॉन पॉइंट होता है जहाँ से क्रैम्पॉन पहने जाते हैं। वहाँ तक आप जाते हैं, वापस आते हैं। अगर आप ठीक स्थिति में हैं तो लौटा दिए जाते हैं बेस कैंप की तरफ और अगर आपको लगता है कि फिर मुझे 1 रात और रुकना चाहिए, तो आप 1 रात रुकते हैं और अगले दिन सुबह उठ के और फिर से आप बेस कैंप आ जाते तो हैं, एक रात जो आप रुकते हैं वो कैंप 3 में रुकते हैं? कैंप 2 में। कैंप 2 में रुकते हैं, जी। ठीक है। और कैंप 4 हम कब वो विज़िट करते हैं? कैंप 4 तो जब आप समिट के लिए जाते हैं तभी पहुँचते हैं। मतलब फाइनल जो होता है। कैंप 3 और कैंप 4 फाइनली ही पहुँचते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कैंप 4 तक जाके हम वापस नहीं, आएँगे? नहीं, नहीं। ये अभी आपने ज़ुमार की बात करी, ये ज़ुमार एक्चुअली होता क्या है? मतलब मैंने ये भी सुना है कि लोग जय जुमार करते रहते हैं, तो बट ये ज़ुमार क्या होता है वो बताइए? बेस कैंप के बाद से समिट तक बिना ज़ुमारिंग करे आप नहीं चढ़ सकते हैं। ज़ुमार एक डिवाइस होती है जो रोप पे लगाई जाती है और जब आप उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो वहाँ लॉक हो जाती है। ठीक है, तो समझ वो गया। हाँ, आपको हाँ, नीचे गिरने नहीं देती है ठीक है। और उसी के सहारे आप अपने आप को पुल करके ऊपर चढ़ते हैं। इतनी बड़ी डिवाइस होती है जो नहीं एक इतनी होती है इतनी सिर्फ, बड़ी होती हाँ, है? छोटी-सी इतनी होती है। ये हमने नारकंडा में मैंने ट्रैक किया था। ये बहुत पहले किया था। मैंने किया था 98-99 पे। तब वो मुझे ध्यान आ रहा है कि हम उसको लेके ऊपर चढ़ते थे और ये वो हाँ, पीछे बैक नहीं आती थी हाँ, वो। बैक नहीं आती। अच्छा वही जुमार होता है? वही ज़ुमार होता और है। उसी के नाम ले लेके लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हाँ। हैं। जय जुमार कर क्योंकि करके। वही एकमात्र है जिसके सहारे आप चढ़ सकते हैं इसलिए उसको जय जुमार करके ही ऐसे आगे बढ़ा है जय जुमार। जय ओके, जुमार ओके, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आया मुझे, ये जुमार एक्चुअली होता क्या है। ये खुम्बू ग्लेशियर की क्या कहानियाँ हैं? खुम्बू ग्लेशियर जो है वो आइस फॉल है। फॉल यानी गिरेगा, जी, चलता है वो, जी, जी। है ना? लेकिन वो आइस का है, तो स्पीड कम है। डेली वो 1-2 इंच ऐसे या 1-2 सेंटीमीटर या कभी-कभी 1-2 मीटर। जब वो 1-2 मीटर खिसकता है तो पूरा आपका रूट तहस-नहस हो जाता है। तो वहाँ पर आइस फॉल डॉक्टर होते हैं।
डेली आइसफॉल उन डॉक्टर? डॉक्टर जी, जो कि शेरपा होते हैं, वो 5-6 होते हैं या 10 होते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी ड्यूटी रहती है कि वो डेली कुंभू का रूट चेक करते हैं क्लाइंबर्स के लिए, और अगर उसमें कुछ टूट-फूट हुई है तो उसको रिपेयर करते हैं, तो इसलिए उनको आइसफॉल डॉक्टर बोलते हैं और उनका उतनी ही ड्यूटी है। तो जो कुंभू आइसफॉल है, वो बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि वहाँ क्रिवाइसिस हैं, क्रिवाइसिस यानी दरारें हैं। जी, कई बार वो दिखती हैं, कई बार नहीं दिखती हैं, उसके ऊपर जो ताज़ी बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरता है, तो वो स्नोफॉल से बंद हो जाती हैं। तो जो शेरपाज़ होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ-कहाँ क्रिवाइसिस हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको पैर नहीं रखना है, या कुछ पोर्शन ऐसा है जो बहुत मूव करता है, तो वहाँ आपको बहुत तेज़ी से उसको पार करना होता है। कई जगह आइस ब्रिज होते हैं कि नीचे क्रिवाइसिस है 100-200 फुट गहरी, और वहाँ पर आइस से ब्रिज बना है, वो बहुत पतला सा है। तो आपको अपना वज़न भी थोड़ा-सा कम रख के, मतलब जल्दी से पैर रख के मूव करना, वहाँ आपको रुक के पैर रख के फिर नहीं होना है, क्योंकि उसके टूटने का डर है, और वो टूटा तो नीचे आपका जाओगे। गिरने का भी डर है। वहाँ जो रस्सियाँ लगी हैं वो भी उसी पे ही लगी हैं। तो क्योंकि वो मूव कर रहा है इसलिए वो स्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद कैंप 1 के बाद में कोई जगह मूव नहीं करती है, तो जो रस्सियाँ रहती हैं वो एक बार लगा दी जाती हैं तो वो स्टेबल होती हैं। दूसरा, यहाँ पर बड़ी-बड़ी आइस की शिलाएँ हैं, मतलब पहाड़ ही कह लीजिए। वो 90 डिग्री पर भी हैं वॉल, जिनको सीधे हमको चढ़ना होता है, और नीचे सीधे क्रेवाइसेस होते हैं उसके। और कई वॉल ऐसी होती हैं कि जो स्टेबल नहीं होती, तो उनके गिरने के भी चांस रहते हैं। तो कुंभू आइसफॉल को अधिकतर लेट नाइट चढ़ना शुरू करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग कैंप 1 तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। लेट नाइट इसलिए कि अगर दिन में भी जो पिघला हुआ है बर्फ, तो वो स्टेबल हो जाए रात रात के में। कम टेम्परेचर की जी, वजह से। जी। इस तरह वो सबसे खतरनाक है, और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने कुंभू आइसफॉल पार कर लिया, तो आप समझ लीजिए एवरेस्ट पहुंच गए। हालांकि ऐसा नहीं है, जी, बट वो इतना टफ है कि बहुत सारे लोग कुंभू आइसफॉल से ही वापस हो जाते हैं। इंजरीज बहुत हो जाती हैं वहाँ पर। उसके अलावा डर इतना जाते हैं उसको देख के कि आगे क्या होगा। तो इसलिए ही कहा जाता है कि अगर आपने ये पार कर लिया तो आप एवरेस्ट फतह कर लेंगे। कुंभू में कई बार ऐसा मतलब कुछ ऐसे आपने एक्सीडेंट्स देखे अपने सामने? जी। कुंभ में मैंने 3-4 एक्सीडेंट देखे हैं। 23 में हमारे साथ में एक कनाडा से क्लाइंबर था, जिसके नी में इंजरी हुई थी, और वो एक ऐसी जगह गिर गया था कि वहाँ से उसका रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता था, और वो ऊपर भी नहीं आ सकता था। और जैसे-तैसे उसको एक सेफ जगह पे बिठाया था, और उसको फिर कोशिश करके कैंप 1 तक लेके गए थे, और फिर उसका कैंप 1 से रेस्क्यू किया था। तो वो वहीं से वापस हुआ था। उसके अलावा 23 में ही जब सामान लेके शेरपा जाते हैं, तो 2 शेरपा क्रिवाइसिस में चले गए थे, और फिर उनको ढूँढ नहीं पाए थे। तो इस तरह के कई हादसे देखे हैं। 24 में हमारे साथ के जो को-क्लाइंबर थे, तो क्योंकि 24 में स्नोफॉल कम हुआ था, तो कई जगह से स्नो खत्म हो गया था, और पत्थर बाहर आ गए थे, जिससे स्टोन स्लिपरी फॉल हो हो रहा रहे था। थे, स्लिपरी हो रहे थे। उनके शोल्डर पर लग गया था, और शोल्डर पर इतनी इंजरी हो गई थी कि फिर वो आगे अपना नहीं सफ़र नहीं कर कर पाए। पाए। हाँ, और उनको वापस जाना पड़ा था। एक और क्लाइंबर थे जिनको कुंभू आइसफॉल में ही फ्रॉस्टबाइट हो गया था उँगलियों में। ओहो! तो वो परीक्षा लेता है, मतलब आप उस परीक्षा में इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ इतनी परीक्षाएँ आपकी हो जाती हैं कि आपने वो पार कर लिया तो आगे निकल जाएँगे। तो उनकी 3 उँगलियाँ में फ्रॉस्टबाइट हो गया था, तुरंत उनको बेस कैंप लाके रेस्क्यू किया गया था। तो ये कुंभू जो है ये कैंप 1 से पहले पड़ता है। जी, बेस कैंप और कैंप 1 के पहले। ठीक है। अब 2023 की बात करते हैं कि आप शायद 600 मीटर से वापस आ गई थी। तो ऐसा क्या हो गया था कि आप 600 मीटर से वापस आ गई थी? जब मैं कैंप 4 पहुँची, मैं बहुत खुश थी। खुश इसलिए थी कि मैं जब नीचे थी, क्योंकि एवरेस्ट पर करीब 1 वीक का टाइम रहता है शिखर तक पहुँचने के लिए। तो पहला बैच जो था वो, उसका टारगेट था 18 मई को समिट करने का। तो जो 18 मई वाले समिट से लौट रहे थे या था, तो बहुत सारे लोगों को इंजरी हुई थी, फ्रॉस्टबाइट हुआ था।
कई हमारे साथ वाले लोग थे जिनका समिट नहीं हुआ था और मैं कैंप 2 पे वेट कर रही थी आगे जाने का। तो जब मैं आगे बढ़ी और जब मैं अपने आप को मैंने देखा कि अरे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं बहुत खुश थी कि कल सुबह तो मैं झंडा फहरा ही दूँगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो हमेशा ही हो, और जब तक प्रकृति नहीं चाहती तब तक भी नहीं होता है। तो जब मैं कैंप 4 से आगे बढ़ी और समिट की तरफ मैं बढ़ रही थी कि 2 ढाई घंटे का हमारा सफ़र हुआ ही था कि अचानक तेज़ तूफ़ान आया। हल्का-सा तो चल रहा था, स्नोफॉल चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, और उसमें इतनी ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मच गई कि लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ रहे थे। मतलब कई शेरपा अपने क्लाइंट छोड़ के भागे थे, और हम भी क्योंकि मेरे शेरपा बहुत एक्सपीरियंस थे, वो मुझे लेकर आए। कई जगह तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के ऐसे दौड़ाया है, और जैसे-तैसे हम कैंप 4 पे आए, और जब कैंप 4 पे आए तो थोड़ी ही देर में जो रेडियो फ़ोन था उस पे हमारे पे अलग-अलग जगह से मैसेज आ रहे थे, अलग-अलग शेरपा के, कि मेरे क्लाइंट इंजर्ड हो गया है, या इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो कई डेथ की खबर उसी समय मैंने सुनी, और हमारे साथ के क्लाइंबर्स भी बहुत इंजर्ड हुए। उसमें से एक क्लाइंबर थे मलेशिया के, वो मिसिंग थे, मतलब उनकी खबर नहीं मिल रही थी। तो मेरे शेरपा ने बोला, मैम हमको क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि दाई मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप उनको ढूँढने के लिए जाइए। तो मैंने अपना शेरपा उनको भेज दिया। ढूँढने के लिए भेजा, क्योंकि वो उनका जो शेरपा था, जो क्लाइंबर थे मलेशिया का, वो भी इंजर्ड हो गया था, और वो इंजर्ड होके नीचे आ गया था, और वो मिल नहीं रहे थे। तो जब वो उसको ढूँढ के लाए तो मैंने पूछा कि वो कैसे हैं? बोले कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, और अब शेरपा इतने नहीं हैं कि इसको नीचे ले जाया जाए। तो वो कहाँ मिले? कोई दबे हुए थे? क्या हुआ था उनके साथ? हाँ, वो नहीं, वो साउथ समिट के नीचे उनका समिट हो चुका था, वो लौट रहे थे, और साउथ समिट के नीचे वो मिले, क्योंकि सब दौड़-भाग कर रहे थे तो इधर-उधर अ, हो गए थे, और उनकी सेफ्टी रोप जो थी वो रोप में से निकल गई थी, तो वो थोड़ा साइड में चले गए थे। तो वो थोड़े होश में भी नहीं थे। तो उनको उसी हालत में फिर लेके आए नीचे, कैंप 4 पे लेके आए, और कैंप 4 पर जब लेके आए तो हमको कहा जाता है कि शेरपा लोगों के पास में मेडिकल किट होती है। तो यहाँ भी मैं लोगों को एक सजेशन दूँगी कि मेडिकल किट उतना उनके पास नहीं होता है, तो आपको अपने पास सारी दवाइयाँ आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास में 3 डिग्री तक की हाई एल्टीट्यूड के लिए दवाई थी। मेरे पास में सार्बिट्रेट थी, जो कि हार्ट अटैक के टाइम दी जाती है, वो भी मेरे जेब में थी। मेरे पास हर तरह की दवाइयाँ थी। तो जैसे ही उसको लेकर आए, तो हाँ, क्या होता है कि जब आप इंजर्ड हो जाते हैं या आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, तो डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन वो भी उस समय नहीं था, लेकिन मेरे पास टैबलेट थी। तो वो और उससे आगे की भी मेरे पास एक टैबलेट थी, वो 2 टैबलेट हमने उनको दी, और फिर मेरे शेरपा ने सोचा कि कहीं से शेरपा ढूँढ के उनको नीचे पहुँचाया जाए, लेकिन कोई शेरपा तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि शेरपा जो थे वो जूनियर शेरपा थे, और रेस्क्यू के लिए जब तक आपके पास एक अच्छा शेरपा नहीं हो जो इस तरह जाने कि कैसे लेके जाना है, तो मेरे शेरपा ने बोला कि मैडम क्या करना है? कल सुबह अपने को समिट पे चलना है, या राजन की जान बचाने के लिए मैं नीचे जाऊँ? तो मैंने कुछ देर सोचा, क्योंकि मैं अपने इतने पैसे लगा के आई थी, मैंने सब कुछ अपना दाँव पे लगाया हुआ था। तो अगले दिन मौसम सही होने वाला था, ऐसा प्रेडिक्शन आ गया था हमारे पास में, और नेक्स्ट डे मैं जा सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इस मेरे को क्लाइंबर को कुछ हो जाएगा, तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और मैंने जाते समय भगवान को बोला भी था कि अगर आप कोई इशारा कर दोगे कि आगे खतरा है, तो मैं मान जाऊँगी और मैं अपना अभियान वहीं छोड़ दूँगी। तो मैंने सोचा कि ये एक मेरे लिए सिग्नल है, और मुझे इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और दूसरा मानवता सबसे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए हमेशा ही। तो मैंने अपना शेरपा उनकी जान बचाने के लिए भेजा, और उसका रेस्क्यू करके उसको हॉस्पिटल तक मेरे शेरपा ने पहुँचाया। उस दौरान मैं 48 घंटे कैंप 4 पे रही, क्योंकि मुझे नीचे लेके जाने वाला कोई था नहीं। आप अकेले थे? हाँ, नहीं, एक जूनियर शेरपा मेरे लिए था, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि मैं उसके साथ आती, क्योंकि उसको भी एएमएस हो गया था, रात भर उसने ऑक्सीजन नहीं लगाई थी, तो वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। तो मुझे समझ आ रहा था कि ये इस लायक नहीं है कि मुझे ले जाए, तो मैंने वहीं रुकना समझा कि यहीं रुका जाए, और मैं वहीं रुकी थी। तो वहाँ से एग्ज़ैक्टली पीक कितना दूर थी? वहाँ से वहीं से 10 से 12 घंटे लगते हैं कैंप 4 से। अच्छा।
हाँ, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे इस तरह लगते हैं। तो आपके लिए वहाँ से वापस आना तो बहुत ही एक टफ डिसीजन रहा होगा। डिसीज़न टफ था, लेकिन डिसीज़न लेने के बाद मैं खुश थी। क्योंकि आपने पैसे अच्छे खासे लगा के रखे हुए थे जी। इसमें। नहीं, डिसीज़न लेने के बाद तो मैं खुश थी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। और जब मैंने उसको हॉस्पिटल में ठीक-ठाक देख लिया तो मैं और खुश हो गई थी कि मेरी वज़ह से अगर किसी एक व्यक्ति की जान बच जाती है, तो वो मेरे लिए एवरेस्ट पे झंडा फहराने से बड़ी बात थी। स्ट्रॉम के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? स्टॉर्म तो देखिए मैंने सिर्फ़ सुना ही था, अनुभव तभी मैंने किया और वो स्टॉर्म इतना खतरनाक था कि हर जगह मतलब लोग लेटे हुए दिख रहे थे। लेटे हुए यानी उसमें से कुछ डेड बॉडी थी, कुछ इंजर्ड थे, कुछ बेहोश थे। तो वो मंज़र बहुत खतरनाक था और जिसको मैंने देखा है और अनुभव भी किया है। तो उस दौरान हमने पहले कैंप 4 पे रेस्क्यू किया था। उसके बाद जब हम 48 घंटे के बाद जब हम कैंप 3 आए तो वहाँ एक क्लाइंबर हमको जो दिखे, उनकी हालत ठीक नहीं थी। पर क्योंकि मास्क वगैरह लगा होता है तो पता नहीं होता क्लाइंबर कौन है, इंडियन है या क्योंकि जब जर्सी देखते हैं तभी उस पे नाम लिखा होता है और पता चलता है कि वो कहाँ से हैं। अच्छा, हर जर्सी पे नाम लिखा रहता है? नाम लिखा रहता है और कंट्री का फ्लैग भी होता है और आपका नाम भी लिखा होता है, नहीं तो लोग कैसे पहचानेंगे आपको? तो तब हमको नहीं पता था तो वो थोड़ा बेहोश से हो रहे थे तो मैंने अपने मेरे जो शेरपा थे उनने ये कहा था कि हम कैंप 3 पे थोड़ा-सा रुकते हैं, थोड़ा चाय-वाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, फिर हम कैंप 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम रुके हुए थे तभी हमने देखा कि वो शेरपा जैसे ही उनको उठा रहा था वो उसके कंधे पे गिर जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला भी हमारे शेरपा को कि दाई शायद इनकी तबीयत ख़राब है, हम अपने टेंट में बुला लेते हैं। उनकी कंपनी का टेंट नहीं था। तो हमको चूज़ करते समय ये भी देखना चाहिए कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कम पैसे लेती हैं तो इन लोगों के हर उस पे टेंट नहीं होते हैं। तो उस कंपनी का टेंट नहीं था कैंप 3 पर। तो हर कंपनी के टेंट्स अलग-अलग उस पे होते हैं? हाँ, कैंप 3 कैंप 4 पर होते हैं, टेंट अच्छा, होते हैं अच्छा, ओके। आपके लिए। तो उनका टेंट नहीं था, तो वो बोले नहीं वो अपनी कंपनी का नहीं है, हम नहीं बुलाते हैं। हमने कहा नहीं दाई अब उसकी तबीयत खराब हो रही है, हम देखते हैं। इतने में नीचे से बादल आते हुए दिखे यानी व्हाइट आउट होना शुरू हो रहा था। तो दाई ने कहा कि इसको निकल जाने देते हैं बादलों को फिर हम चलेंगे। हमने कहा ठीक है। तब तक उसको जब चलाया तो वो बुरे हाल में था। हमने अपने टेंट में उनको किया। फिर उनको वही दवाई दी जो मेरे पास थी। पानी-वानी पिलाया तब तक उनको होश था। लेकिन जब उनके शेरपा से बात की तो उनके शेरपा को कुछ भी जानकारी नहीं थी कि इनका रेस्क्यू कैसे करना है। तो मेरे ही शेरपा ने नीचे हेली के लिए रिक्वेस्ट डाला कि ऐसे-ऐसे बंदा है और उसके लिए लॉन्ग लाइन चाहिए होगी और लॉन्ग लाइन से कैंप 3 था, तो लॉन्ग लॉन्ग लाइन से लेके जाएँगे। तो रात में तो नहीं आ पाया। तो वो शेरपा इस काबिल नहीं था कि उनको मतलब इतना ट्रेंड नहीं था कि वो उसको लॉन्ग लाइन में लगा पाता। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप लोग हमारे लिए रुक सकते हैं क्या? तो जब मेरे से पूछा कि मैडम क्या करना? मैं कहा नहीं फिर हम रुकते हैं। और इस तरह फिर कैंप 3 पर मैंने एक रात रुकी और अगले दिन सुबह हेली आया, उनको हेली में रखा और उसके बाद हम फिर ऐसे नीचे निकले। लौटे थे। हाँ, तो उस साल तो और हर हर कैंप में मतलब जब मैं लौटी हूँ मेरे साथ में 2 से 3 डेड बॉडी साथ में चल रही थी, तो मैं उन्हीं के साथ आई हूँ और मेरा सफ़र उन्हीं के साथ में रहा है। डर नहीं लगा आपको उन डेड बॉडीज़ के साथ? नहीं मुझे तो नहीं लगा क्योंकि पहले से ही लोगों ने इतना बोल के रखा था कि वहाँ जाओगे तो डेड बॉडी मिलती है, ये होती है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि इसको ना उस समय के लिए मतलब बाद में मुझे बहुत दुःख हुआ। हर जहाँ भी मुझे डेड बॉडी कभी दिखती थी तो मैं प्रणाम करती थी, तो मेरे शेरपा बोलते भी थे कि "अरे मैडम आप अपने पे ध्यान दो, उधर मत दो।" तो मैं उनसे बोलती थी पता नहीं जब ये गए होंगे किन्हीं किसी ने इनके लिए प्रार्थना की होगी या नहीं की होगी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर इनके ऊपर से निकल के जा रहे हैं तो हम इनको प्रणाम करें। तो मैं मतलब ये समझ लीजिए एक देवता की तरह मैंने फिर सोच लिया था कि ये कुछ नहीं है, ये हमारे लिए देवता हैं। तो उस तरह मैंने लिया तो फिर उतना डर या आप ये एक नहीं लगा ग्रैटिट्यूड मुझे। मोड में आ गई थी और हाँ, उस कारण से आपका सफ़र ईज़ी हो पाया। जी। फिर 2024 में फिर से आपको अटेम्प्ट मारने का क्या मोटिवेशन आया? सो कोई मोटिवेशन नहीं था। घर जब वापस आई और घर के लोगों ने देखा कि इस साल इतनी ज़्यादा डेथ हुई है, इतना मौसम ख़राब होता है और बहुत मुश्किल से मैं बच के आई हूँ, तो मुझे मना कर दिया गया था कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है। मैंने भी रिस्पेक्ट किया कि यहाँ तक इतना लंबा सफ़र में मेरे घर के लोगों ने मेरा साथ दिया। साथ दिया है और मैं 8,200 मीटर तक तो होकर आ ही गई हूँ। तो ये एक अच्छा अनुभव था मेरा। ठीक है, नहीं झंडा फहरा पाई, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मेरी जर्नी इतनी ही है।
तो मेरे पास हमेशा 2 प्लान तैयार रहते हैं। मैंने एवरेस्ट की जर्नी में भी हमेशा मेरे पास 2 प्लान तैयार रहते थे। जैसे ही एक प्लान मेरा फ़ेल होता था, मैं दूसरे पे काम कर लेती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी उम्र जल्दी-जल्दी बढ़ रही है और इतनी फ़िटनेस को मैं कितने साल तक कायम रख पाऊँगी। तो हमेशा 2 प्लान, तो अभी भी 2 प्लान तैयार थे कि अगर मैं क्लाइंबर नहीं रह पाई तो मैं अल्ट्रा रनर बनूँगी। अल्ट्रा रनर इसलिए कि अल्ट्रा रनर को बहुत तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता है और बहुत देर तक दौड़ना होता है। तो क्योंकि मैं माउंटेनियर थी, मुझे पता था कि 8 से 10 घंटे मैं लगातार चल सकती हूँ, 12 घंटे चल सकती हूँ। तो ये मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था और अल्ट्रा रनर को भी इतना ही दौड़ना रहता है, 10 घंटे, 12 घंटे। तो मैंने अल्ट्रा रनर की तैयारी शुरू कर दी थी। अगला लक्ष्य मेरा सहारा की अल्ट्रा रन करना था कि मैंने -50 डिग्री देख लिया है और मैं +50 डिग्री देखूँगी। तो उसकी सारा डेजर्ट का। जी, मैंने उसकी तैयारियाँ शुरू की। दिसंबर में मैंने पूना की एसआरटी अल्ट्रा सक्सेसफुली करी, कॉन्फिडेंस आ गया। तभी जनवरी में मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि तुमको एक चांस और लेना चाहिए एवरेस्ट के लिए। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मैं 5-6 महीने में अपने आप को तैयार कर रही थी कि अल्ट्रा अब रनर नहीं बनना है, करना। हाँ। हाँ, नहीं कि अब नहीं माउंटेनियरिंग करना, हालाँकि ये मेरा एक बड़ा सपना था और वो नहीं हुआ था तो कहीं न कहीं मन में तो था। पर जब बोला तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी था और मुश्किल भी इसलिए लग रहा था कि मेरे को हर वो जगह पता थी जिसको मैंने बहुत मुश्किलों से पार किया था और लौटते टाइम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो भी मुझे पता था और कुंभो आइसफॉल तो पता ही था कि जिसको 2 बार करना होता है। तो ये सारी तकलीफ़ें एक फ़िल्म की तरह सामने आने लग गई थी। तो फिर सोचा कि जाना है या नहीं जाना है। फिर 1 महीना लगा मुझे अपने आप को हाँ कहने में। फिर मैंने अपनी तैयारियाँ शुरू की और फिर मैं मार्च के लास्ट वीक में फिर से चली गई। हाँ। बट इस बार आपके साथ जाने में और भी कुछ कठिनाइयाँ थी, मेडिकल कंडीशंस भी आप मुझे बता रही थी कुछ आ गई थी, जो कि आपको वो जाने नहीं दे रही थी? वो 23 में आई थी मेडिकल कंडीशन मेरे लिए। अच्छा। हाँ, वो 1 दिन पहले की बात है, मतलब 2 दिन पहले की बात थी कि 3-4 दिन पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि शायद आपने बाहर का खा लिया होगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे एवरेस्ट जाना है तो मैं बहुत प्रिकॉशन से रह रही हूँ, बाहर का मैंने कुछ नहीं खाया, तो एंटीबायोटिक से कुछ हुआ नहीं। मुझे थोड़ा-सा यूरिन पास करने में प्रॉब्लम था, वो ऐज वाइज़ भी था। तो मैं ये सोच रही थी कि एवरेस्ट होगा उसके बाद ही मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगी, मैं अभी कुछ नहीं करवाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो मुझे पहले ही करवाना पड़ा। तो जब एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुआ तो जो डॉक्टर प्रिया हैं चित्तेवार, जो आयरन मैन हैं, जी। वो मेरी फ्रेंड है, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा आप तुरंत सोनोग्राफ़ी करवाओ। सोनोग्राफ़ी कहाँ करवाना है? उन्होंने जहाँ का मुझे एड्रेस दिया, वो मैडम के यहाँ 3 से 4 दिन का वेटिंग रहता है। मैंने कहा कि वो तो इतना वेटिंग, मेरे को तो कल मेरी फ़्लाइट है, परसों मेरी फ़्लाइट है काठमांडू की। तो बोले नहीं, मैं फ़ोन करती हूँ, तुम तुरंत चले जाओ। मैंने घर में किसी को नहीं बताया और मैं गाड़ी उठा के सीधे चली गई। अकेले पहुँच गए? अकेले पहुँच गई मैं। और जब मैं पहुँची तो उन्होंने सोनोग्राफ़ी की और उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई आया है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्या हो गया है? बोले नहीं, आपका तो पूरा यूरिनरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक है और मुझे तो कैंसरस लग रहा है। हमने ठीक है, इसका हाँ, इलाज क्या सॉल्यूशन क्या है? है? हाँ, सॉल्यूशन क्या है? हाँ। तो बोले आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और वो ही आपको बताएँगे, पर ये स्थिति आपकी सही नहीं है और आप नहीं जा सकती हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, परसों फ्लाइट है, मुझे तो जाना है। तो मैंने यूरोलॉजिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ज्योति, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है और कल तुम सुबह आ जाना, एक प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया से हो जाएगा। मैं ठीक है, 11 बजे हम पहुँचे। उन्होंने ओटी में लिया और जब उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया से एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा और आपको तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। मैंने कहा दे दीजिए। बोले नहीं, आज नहीं हो पाएगा, आपने नाश्ता कर लिया है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो आज ही होना है क्योंकि कल तो मेरी सुबह फ्लाइट है। तो बोले नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो लोग भगवान का नाम लेते हैं, मैंने एवरेस्ट का नाम लिया और हमेशा एवरेस्ट की मैं एक फ़ोटो है, आपको दिखाऊँगी। वो फ़ोटो मेरे हमेशा दिमाग में रहती है, जो कि साउथ समिट के बाद वाली जगह है। ठीक है। साउथ समिट चढ़ने के बाद में हिलेरी स्टेप आता है और उसके बाद एक आखिरी चढ़ाई होती है, जो कि साउथ समिट के बाद करीब 2.5 घंटे की है। तो हमेशा वो मेरे दिमाग में रहती थी और मैं अपने आप को जब कभी थक जाती थी या ऐसी किसी स्थिति में आती थी, तो मैं अपने आप से बोलती थी कि ज्योति, सिर्फ़
50 मीटर 100 मीटर बचा हुआ है, अब हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ना है और शिखर सामने है। तो यही बात मैंने अपने आप से बोली, अपनी आँखें ज़ोर से बंद की, अपनी मुट्ठी भींची और डॉक्टर को मैंने कहा आप तो कर दीजिए। और जो काम फुल एनेस्थीसिया से होना था वो मैंने ऐसे ही करवा ऐसे करवा लिया। माय गॉड। और अगले दिन सुबह फ्लाइट से मैं काठमांडू चली गई थी। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं भी मेडिकली फिट नहीं हूँ, वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? नहीं, मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ जी, और जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना आपके साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ आपने हर चीज़ बहुत पहले ही विजुअलाइज करके रखी हुई थी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वही एक जो चीज़ थी जो आपको एवरेस्ट चढ़ा पाई। बिल्कुल। 2024 में क्या हुआ? जैसे आपने बताया कि सर ने आपको बोला कि जाओ, तो ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि यार 2024 में फिर से आपको एक बार रीअटेम्प्ट करना चाहिए? एक्चुअल में क्या हुआ कि पूरे साल ना जो मेरा अपना हेड शेर्पा थे जो कंपनी के, वो खुद भी बहुत अच्छे क्लाइंबर्स हैं। तो वो बार-बार कॉल करते थे कि सर, मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करते थे, मुझे भी करते थे। पर क्योंकि मुझे घर के लोगों ने मना कर दिया था, तो मैं उतना नहीं बोल पाती थी कि दाई का फ़ोन आया है या क्या है। तो वो मेरे हस्बैंड को ही बोलते थे कि मैडम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बार और भेजिए, मैडम कर लेंगी और मैडम कर लेंगी तो एक रिकॉर्ड बनेगा। हालाँकि मैंने माउंट एवरेस्ट जब सोचा था, तब कभी भी रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा था कि ये कोई मुझे रिकॉर्ड बनाने के लिए करना है, ये मुझे अपने खुद के लिए करना था। मुझे एक संदेश देने के लिए करना था महिलाओं के लिए। तो ये मेरे दिमाग में था, रिकॉर्ड कभी भी दिमाग में नहीं रहा मेरे। रिकॉर्ड बनते चले गए वो एक अलग बात है। तो ऐसे बार-बार फिर हमारे कुछ क्लाइंबर मित्र भी थे, उनका भी 2 बार में हुआ। उनके कॉल भी आए कि नहीं सर मैडम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप प्लीज़। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, एक अटेम्प्ट मारो। एक अटेम्प्ट और कर लो। तो फिर जब आप 2024 में फिर से आप जब करा तो उस समय के क्या चैलेंजेस थे आपके? 2024 में चैलेंजेस देखिए, पहला तो चैलेंजेस यही मुझे लग रहा था कि मैंने पूरे साल भर सिर्फ रनिंग की तैयारियां की थी और मैंने एवरेस्ट के लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं नहीं किया था। किया था। तो एक थोड़ा-सा मन में ये लग रहा था, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अभी जब पूरे 1 डेढ़ साल से मैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि कई पॉडकास्ट में मुझसे चीज़ें पूछी जाती हैं और मैं थोड़ा स्टडी भी कर रही हूँ, तो मैं भी पढ़ रही थी कि आपकी जो मसल्स मेमोरी होती है, वो मेमोरी में मसल्स उन चीज़ों को रख लेती है। तो शायद वही कुछ रहा होगा कि मेरी मसल्स मेमोरी में वो सब मेरी एक्सरसाइज़ और सारी चीज़ें भरी हुई थी उस समय तक। तो मुझे अपने ऊपर भी पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी अगर प्रैक्टिस नहीं थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ही रही थी, रनिंग मैं कर रही थी। तो वेट वाली बात थी, तो वो लास्ट के 1 डेढ़ महीने मैंने फिर किया था। तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम लगा नहीं था। तो ये तो हो गया था। उसके बाद मैं बेस कैंप पहुँच गई थी, खुश थे। पिछला पूरा अनुभव था, तो बहुत सारी चीज़ें ये पता थी कि कहाँ क्या और होने वाला है? कहाँ क्या होने वाला है और कहाँ हमको और सावधानी रखनी चाहिए। तो जब क्योंकि मैं स्लो हूँ, तो मेरा मेरा हमेशा रोटेशन में बाद में ही नंबर आता है। तो जब लोग कुंभू से लौट रहे थे, तो बता रहे थे कि इस बार का कुंभू का रूट बहुत लॉन्ग है। जो 6 से 7 घंटे में होता था, उसमें 10 से 11 घंटे लग रहे हैं और अच्छे क्लाइंबर्स आके ये बता रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं कैंप 2 पे ही रुकूँगी। ये बहुत अलग डिसीज़न था और शायद आज तक किसी ने नहीं लिया है और थोड़ा गलत डिसीज़न भी लोगों के लिए तो था ये, कि जो मैंने लिया था। तो मैंने अपने शेर्पा को बोल दिया था कि मुझे एकदम लास्ट में भेजना और मैं वापस नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मैडम कोई शेर्पा भी इतने दिन नहीं रुकता है, आपको 8 से 10 दिन लग जाएँगे मौसम ठीक होने में और वहाँ आप रिकवर नहीं हो पाएँगी और आगे के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मेरे को थोड़ा भी लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है या मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, तो मैं लौट के बेस कैंप आ जाऊँगी। मैंने 10 दिन जो है कैंप 2 पर बिताए हैं 10 दिन? और ये 6400 पर किसी क्लाइंबर के रुकने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालाँकि कहीं मेरा ये रिकॉर्ड दर्ज रजिस्टर नहीं नहीं थी। हुआ है। हुँ, हुँ। लेकिन जितने लोग हैं बात करते हैं या जो पुराने शेरपा भी हैं, वो भी नहीं हैं और शेरपा भी नहीं रुकते हैं वहाँ पर। वो रिकवरी के लिए नीचे आ जाते हैं। इतने दिन कोई भी वहाँ नहीं रुकता है और मैंने वहाँ पर 10 दिन वेट किया था। कारण सिर्फ़ यही था
कि कुंभो आइसफॉल पार करने में मुझे 13 घंटे लगे थे और वहाँ पर इतना ज़्यादा स्टोन फॉल हो रहा था कि लोग इंजर्ड हो रहे थे और वापस जाना पड़ रहा था उनको। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था। तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली चैलेंजेस होते क्या हैं जो वो लोग वापस आ जाते हैं? एग्ज़ैक्टली चैलेंजेस है सबसे ज़्यादा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ पर करीब 50 या 40% ऑक्सीजन ही है, 50% ऑक्सीजन है वहाँ पर। दूसरा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो खाना नहीं खाया जाता है, तो आपकी एनर्जी वैसे ही लो होने लगती है और ऑक्सीजन भी कम है, भूख खत्म हो तो जाती है। हाँ, भूख खत्म हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से लोग नीचे आते हैं, अच्छे से खाते-पीते हैं, अच्छे से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर अपने समिट की तैयारी करते हैं। और मैं ऐसी जगह पे रुक कर मैंने समिट के लिए तैयारी की जहाँ ऑक्सीजन भी कम थी और खाना भी नहीं खा सकते थे। लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई तो आप वहाँ दिक्कत नहीं टेंट में हुई। ही रहते थे? हाँ, टेंट में ही रहती थी और मैं। वहाँ पे खाने-पीने का कैसे रहता था? खाना वहाँ आपको दाल-चावल सब्ज़ी वग़ैरह मिल जाती थी, जो कि फ्रोज़न हो जाती है, सुबह फिर उनको गर्म पानी में पिघलाया जाता है और किया जाता है। और ये 10 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं क्योंकि पूरा कैंप 2 खाली हो चुका था। मैं थी, मेरे एक मैनेजर थे और एक किचन हेल्पर था और हम तीनों ही मिलकर अपने लिए खाना बनाते थे। हालाँकि कोई क्लाइंबर बनाता नहीं है, कंपनी ही प्रोवाइड करती है, पर मैं वहाँ रुकी थी और कोई भी नहीं था, तो मैं हेल्प करती थी किचन में थोड़ा-सा और इस तरह हम 3 ही लोग थे और घर से कोई कनेक्शन नहीं था, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे। रेडियो फ़ोन सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि आप ज़रूरी बातें कर पाएँ, गप्पे मारने के लिए नहीं होते हैं। तो वो 8 दिन अकेले बिताना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ मेरा शौक था, मैं वहाँ डूडलिंग कर रही थी, तो ये डूडलिंग भी किसी ने उस हाई एल्टीट्यूड पे आज तक नहीं की है और मैंने माउंट एवरेस्ट के सफ़र के दौरान कैंप 4 पर भी डूडलिंग की है और इस तरह मैंने बेस कैंप से एवरेस्ट के कैंप 4 तक करीब 20 डूडलिंग बनाए थे और उनकी फिर मेरी एग्ज़िबिशन भी लगी थी और हर डूडलिंग की अपनी कहानी है। तो मेरा अपना शौक था जिसकी वजह से मैंने वो 10 दिन अकेले अब बिता लिए। कैनवास वगैरह ऊपर लेके गए थे? कैनवास नहीं, मैं कुछ ड्राइंग शीट के पेपर्स लेकर गई थी और पेन लेकर गई थी। तो जैसे मैंने अपने लिए हर तैयारी की थी, मैंने अपनी डूडलिंग की भी तैयारी की थी। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ये पेन लेके जा रही हूँ और वहाँ माइनस टेम्परेचर है तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैंने यहीं भोपाल में ही तैयारी की। मैंने उस पेन को 4 दिन तक फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र से निकाल के सीधे चलाना शुरू किया तो वो चल गया। तो इस तरह मैंने उसके लिए भी सोच के गई थी कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो भी यहाँ तैयारी करके मैं गई वही थी। सोचने वाली थी देर से कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या तैयारी करी थी? मतलब एकदम मतलब बारीक से बारीक चीज़ की भी आपने हाँ, टेस्टिंग करी थी। हाँ, हर चीज़ की टेस्टिंग करके हर चीज़ टेस्ट किया था। मैंने अपने आप को भी टेस्ट किया था। जैसे बात करूँ कि कैंप 2 पे आप 10 दिन रुक गए, जी। आपने 20 डूडलिंग भी करी और आप फर्स्ट इंडियन ओल्डेस्ट वुमन भी बन गए। तो 3 किताब तो आपके नाम पे ऑलरेडी हो गए थे। जी। व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या हुआ फिर? कैंप 2 से फिर जैसे ही मौसम ठीक होने का हमारे पास में मैसेज आया, कैंप 2 से मैं आगे बढ़ी, कैंप 3 पहुँची। हमारी जो आइटनरी बनी थी कि कैंप 3 पे मुझे 1 रात रुकना है और उसके बाद मुझे कैंप 4 की तरफ बढ़ना है। कैंप 4 पे मुझे जल्दी सुबह पहुँचना है और उसके बाद मुझे रेस्ट करना है और मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है बाकी क्लाइंबर से। क्यों? क्योंकि मैं स्लो पेसर हूँ। जैसे ही मैं कैंप 3 पहुँची और मुझे उस रात को वहीं रुकना था, लेकिन मेरे पास में मैसेज आया कि आपको अ, तुरंत ही निकलना है कुछ 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास में ये मैसेज आ गया था कि आगे जो ये कहा जा रहा था कि मौसम ठीक है, वो मौसम खराब होने वाला था। तो वो चाह रहे थे कि मैं जल्दी से कैंप 4 पहुँच जाऊँ, सेफली मैं कैंप 4 तक पहुँच जाऊँ। तो कैंप 3 से तभी मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ कि पहले आइटनरी अभी तो बनी, रात को ही तो आइटनरी बन के मैं यहाँ तक आई हूँ और फिर से आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसे चेंज मत करो, क्योंकि या तो पहले से बता दो। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं अपने दिमाग को बोल देती हूँ, जैसे मुझे अगर ये पता चले कि कैंप 1 से कैंप 2 पहुँचने में 7 घंटे लगने हैं, तो मैं अपने आप को ट्रेन करती हूँ कि मैं 9 घंटे तक मुझे कुछ नहीं होगा। 9 घंटे में पूरी तरह से फिट रहूँगी। तो इस तरह अगर कोई मुझे टाइम बता देता है तो मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। तो वो अचानक से था, पर मैंने रिस्पेक्ट किया और सारी बातें की कि अब ऐसा नहीं करना है और पहले से मुझे बता दो आप कि ऐसा करना है तो। तो हम कैंप 4 की तरफ बढ़ रहे थे कैंप 3 से और फिर हमारे पास में लोध से कैंप, जो कि
जहाँ पर टेंट इतने ज़्यादा कहना चाहिए कि पक्के नहीं होते हैं, वो बहुत स्लोप पे है और वो 3 से 4 घंटे सिर्फ रेस्ट के लिए वहाँ पर बनाए जाते हैं। जो लोग लोत्से करते हैं, माउंट लोत्से भी 8000 अबोव है, तो वहाँ से 3 से 4 घंटे सिर्फ रेस्ट करने के लिए होता है और फिर वो लोग समिट पे निकल जाते हैं। उस टेंट के थोड़ा पहले हमारे पास में मैसेज आता है कि आपको कैंप 4 नहीं जाना है, कैंप 4 में इतनी ज़्यादा आंधियाँ आई हैं कि वहाँ टेंट पूरे फट चुके हैं और उड़ चुके हैं। तो उनको पता कैसे चलता है? पूरा नेट से ही पता चलता है। जो मौसम की जानकारियाँ आती हैं वो अलग-अलग देशों के बड़े-बड़े सैटेलाइट से पता चलता है? सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उनसे लेते हैं। इवन ये पैड होती हैं, जो आपके पास आती हैं, जो अनपैड होती हैं उसमें इतना एक्यूरेट नहीं आता है, तो ये लोग पैड सर्विसेज़ लेते हैं और उससे पूरी मौसम की हर घंटे की इनके पास में जानकारी आती है। उसी हिसाब से ये अपने क्लाइंबर्स को आगे और पीछे करते रहते हैं। वही बताते हैं कि आपको क्या करना है। ये पेड सर्विसेज कौन देता है? वही उन्हीं के पास होती है, मतलब उनके जो रहता है। कंपनी होती है वो लेती है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि जब आप कंपनी चूज़ कर रहे हैं तो वो कंपनी के पास कितनी टेक्नोलॉजी है और वो कितने उस पे काम कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बाकी कंपनियां तो एक दूसरे से पूछ के कि अच्छा वो वाली कंपनी के क्लाइंबर आज रात को कितने निकल रहे हैं, बोले 10 निकल रहे हैं, चलो ठीक है 4 अपने भी भेज देते हैं। तो कुछ कंपनियां इस टाइप से भी होती हैं। मुझे लगता है जो भी पॉडकास्ट देख रहा है ना, उसको पेपर पेन लेके एक-एक चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए। तब वो अपने एक पैरामीटर्स बना पाएगा कि यार मुझे क्या-क्या चेक करना है बिल्कुल। एवरेस्ट चढ़ने से पहले। नहीं, दूसरा वो अगर मुझे इंस्टा या फ़ेसबुक पर भी पिंग करेगा तो मैं उसे एक-एक जानकारी दूँगी, क्योंकि मैंने जितना सफ़र किया है इन सब चीज़ों के लिए, तो मैंने एक प्रण लिया है कि अगर कोई माउंट एवरेस्ट जाना चाहता है और मुझे कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हर बारीक से बारीक चीज़ें बताऊँगी ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। बट यहाँ पे मतलब आप तो हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बट कई जगह मैंने ये भी देखा कि लोग नहीं होते हैं, मतलब चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं। कॉम्पिटिशन का जो भी हो, या इनको लगता होगा कि बहुत सारे एवरेस्टर्स हो जाएँगे। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे एवरेस्टर्स हो जाएँगे तो वैल्यू डाउन होगी नहीं, एवरेस्टर्स की? नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को चढ़ना चाहिए, एक बार तो होके आना चाहिए। बट बोलते हैं एवरेस्ट चढ़ना इज़ नॉट अ मैंगो पीपल पर्सन का काम नहीं है। वो तो है ही, पर अगर जो जाना चाहता है और किसी वजह से नहीं जा पा रहा है या उसको सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो हमारी ड्यूटी है कि जो होके आया है वो हर चीज़ उसको बताए। आप चार्ज करती हैं इसका? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हैं? बिल ठीक है। फाइनली आप कैंप 4 पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, कैंप 4 पहुँच ही नहीं पाए। हमारे पास पहले ही मैसेज आ गया कि आप कैंप 4 नहीं जाएँगे, आप लोत्से कैंप पे ही रुकेंगे। अच्छा। तो हमको ये लग रहा था कि तो लोत्से कैंप पे ल एक ही दिन। लोत्से जो है कैंप 3 पे है, दोनों नहीं, के बीच में पड़ता है? कैंप 4 से थोड़ा पहले है। अच्छा, हाँ, कैंप जी। 4 से करीब 2 घंटे पहले है, और ये डेढ़ जो से 2 घंटे पहले। और ये जो बालकनी वाला एरिया आता है, ये कैंप वो 4 के बाद कैंप में 4 है? के बाद में है। ठीक है, अभी हम लोत्से पे हैं, ठीक हाँ, है। तो वहीं हमको बोला गया कि आपको रुकना है और वहाँ जो टेंट होते हैं उसमें कई बार मैट्स नहीं होती हैं, सिर्फ बर्फ ही होती है। तो लोग अपने डाउन सूट में ही बैठ जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर ही उसको रुकना है। और तो हमको तो वहाँ कहा था कि आपको यहीं रुकना है, पर हमारे जो शेरपा थे उन्होंने लेकर आए थे मैट, तो हमने वो अपनी मैट डाली और वहाँ रुके। हमको लग रहा था 1 या 2 दिन में मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मौसम 4 दिनों तक खराब रहा। 4 दिन और 3 रातें मैंने डेथ ज़ोन पर बिताई हैं, जहाँ लोग 5 से 6 घंटे रुकते हैं। और तीसरे दिन की बात है कि सुबह मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि मैडम अगर हम आज दिन भर भी रुक गए, तो हम सब मर जाएँगे। मैंने उनसे कहा कि दाई मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो आप नीचे चले जाएँ, मैं इस साल झंडा फहराए बिना नीचे नहीं जाऊँगी। तो मैं वहीं रुकी रही और मेरा एक जूनियर शेरपा भी था, वो मेरे साथ में रुके रहे। और जो मेरे हेड शेरपा थे, क्योंकि उनको लंग्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनको निमोनिया जैसा हो गया था, साँस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उनको नीचे जाना पड़ा और मैं अपने जूनियर शेरपा के साथ में लोत्से कैंप पर 1 दिन और रुकी और अगले दिन उसी के साथ मैं कैंप 4 पहुँची। और सिलेंडर्स थे आपके पास उस जी, समय? जी, सिलेंडर्स थे हमारे पास। और जब इतना तूफ़ान था, तो हमारा टेंट जो है वो मुश्किल से ऊपर का हिस्सा 1 फीट के करीब बस खाली रहता था, पूरा चारों तरफ से बर्फ़ से ढक जाता था। इतनी ज़्यादा आँधी और स्नोफॉल हो रहा था। स्नोफॉल उतना ज़्यादा नहीं था, आँधी की वज़ह से जो बर्फ़ होती है वो उड़ के आपके टेंट पे आ जाती है। हम उसको धक्का मार-मार के गिराते थे? गिराते थे। और मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? ये इतनी आँधी आ रही है, इतना फड़-फड़ कर रहा है, ये हो रहा है और मैं सो भी पा रही हूँ।
उस एल्टीट्यूड पे लोग सो नहीं पाते हैं और मैं सो पा रही हूँ। ऐसा नहीं बहुत 6-7-8 घंटे की नहीं, पर मुझे नींद आ रही है। तो फिर मैं खुद ही से बोल रही हूँ कि अरे यहाँ कुछ पेड़-वेड़ नहीं है ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। अपने घर के आस-पास पेड़ रहते तो हमको पेड़ गिरने का डर लगता है, इसलिए डर लगता है। और जब चौथे दिन हम अपना टेंट खोल के बाहर आए हैं, तो सिर्फ हमारा टेंट था स्लोप पर, क्योंकि स्लोप काट के टेंट बनाए जाते हैं, वो सारे स्लोप बंद हो गए थे। मतलब जो हमको मेन रोप तक जाना है वहाँ का रास्ता भी कुछ नहीं बचा था, पूरा ऐसे स्लोप था। तो अगर और 1-2 दिन होते तो शायद हमारा टेंट कैंप 3 पहुँच जाता। इस स्थिति में वो टेंट था हमारा, और क्योंकि हम थे तो वो 1 टेंट बचा था, बाकी के 1-2 टेंट गायब हो गए थे। तो कैंप 4 पे हम पहुँचे फिर, और कैंप 4 पे पहुँचे तो मेरे नए शेरपा मेरे लिए आए। तो हमारे जो क्योंकि मौसम का ऐसे चल रहा था, मेरा पेस भी स्लो था और मैं फिर से डेथ ज़ोन पे 4 दिन रुकी हुई थी। तो फिर हमारे जो हेड शेरपा थे, बेस कैंप मैनेजर थे, उनका मानना था कि मुझे जल्दी निकल के जल्दी वापस आना चाहिए, अब कैंप 4 पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जो मेरे शेरपा थे वो 24 घंटे का पूरा ट्रैक करके आए थे नीचे से आने में उनको कैंप 4 तक। उन्होंने कहा, मैडम मैं तो आपसे बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सोऊँगा, और सोए बिना मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो हमको इंस्ट्रक्शन था दिन में 12 बजे निकलने का, लेकिन हम निकल पाए शाम को 5 बजे। तो एक नए शेरपा के साथ जाना, जिसके साथ मैं 1.5 महीने से थी, जिसको मेरा पेस पता था, हर चीज़ पता थी, वो नीचे जा चुका है। वो नीचे जा चुके हैं। मेरे लिए एक नया शेरपा आया है जो अभी मेरे से बात भी नहीं करना चाह रहा है। मुझे मैं बताना चाह रही हूँ, वो सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, और उसके साथ मुझे जाना तो मेरे लिए ये फिर एक नया चैलेंज था। लेकिन मैंने ऊपर वाले से बोला कि क्योंकि मैं थोड़ा बात कर रही थी कि जो भी आप करेंगे वो अच्छा करेंगे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए शायद और बेटर ऑप्शन आया है। मैं ये ना सोचूं कि कुछ गलत होगा, मैं ये सोचूं कि ये मेरे लिए और बेटर आया है, शायद इन्हीं की वजह से मैं ऊपर चढ़ पाऊंगी। तो ऐसा करके मैंने अपने को संभाल लिया था, और फिर मैं अपने नए शेरपा के साथ आगे बढ़ी। आगे जैसा कि आप बोल रहे हैं बालकनी, तो बालकनी एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप पहुँचते हैं और आपका सिलेंडर चेंज होता है और नया सिलेंडर आपको लगाया जाता है। लेकिन बालकनी के जस्ट पहले मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, और मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस किया, और मुझे लग रहा था कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। और मैंने अपने शेरपा को बोला कि, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि बालकनी कितनी दूर है, उसने कहा अभी 1 घंटा लगेगा। तो मैंने देखा कि 1 घंटा तो अभी बालकनी में है, उसके बाद 8 घंटे और लग जाएँगे मुझे, तो 9 घंटे, फिर लौटने में मुझे 5-6 घंटे, मतलब मेरे को 14-15 घंटे ज़िंदा रहना है, और शायद मैं नहीं रह पाऊँगी अगर मैं आगे बढ़ी तो। तो मैंने वहीं क्विट कर दिया, और मैंने बोला मैं नीचे जाना चाहती हूँ, मैं अब आगे नहीं जाऊँगी। तो उसने हमारे जो बेस कैंप मैनेजर हैं उनको कॉल किया कि मैडम ये बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम को फ़ोन दो। उनको पता था मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और फिज़िकली भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये वो समझ चुके थे। तो उन्होंने बोला कि मैडम देखिए कहीं आपकी ऑक्सीजन तो नहीं ख़त्म हो गई? तो मैंने देखा, अरे हाँ, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। उन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए कि मैडम का सिलेंडर चेंज करो, और मुझे कहा कि आप 10 मिनट आँखें बंद करिए और फिर मुझे बताना कि क्या करना है। वो 10 मिनट थोड़े मुश्किल थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई आ रही थी। तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जब आपको ऐसे सुनाई आ रही है तो मरने वाले रहते हैं। तो मैं खुद ही से बोल रही हूँ कि अब पक्का मरने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये आवाज़ भी सुनाई आ रही है और आवाज़ें मुझे समझ आ रही है, ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी, ऐसा नहीं कि कुछ गुनगुना रहा है, ऐसा नहीं। तो पर मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये कोई मरने वाली आवाज़ें नहीं, ये वो आवाज़ हैं जो मुझे सुबह झंडा फहराने के लिए देखना चाहती प्रोत्साहित कर हैं, रही। और ये वो आवाज़ें हैं जो मुझे शुभकामनाएँ दे रही हैं। और फिर मेरी ऑक्सीजन का सप्लाई भी शुरू हो गया, मैं खुद भी पॉज़िटिव हो गई, और मुझ में इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने अपने शेरपा को बोला कि अब हम नीचे नहीं जाएँगे, अब हम ऊपर जाएँगे। और इस तरह मेरा आगे का सफ़र हुआ। और एक और बात बताना चाहूँगी कि लोग बाग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लें ताकि आप जल्दी एनर्जी मिलेगी, लेकिन मैंने बालकनी पे प्रोटीन पाउडर पिया था। प्रोटीन पाउडर इसलिए पिया था कि मुझे अगले 10 घंटे के बाद में, मुझे 6 घंटे के बाद में एनर्जी चाहिए थी। मेरे पास में उस समय की एनर्जी तो थी जो मैंने ग्लूकोज़ से ले ली थी, लेकिन मैंने उसके साथ में प्रोटीन पाउडर भी पिया था, जो कि लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ और दोनों बार ये सक्सेस रहा कि उसने मुझे बाद तक एनर्जी दी, क्योंकि प्रोटीन धीरे-धीरे आपको एनर्जी देता है और हमको धीरे-धीरे ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बालकनी पे मैंने मेजरली तो चॉकलेट्स वगैरह ही खाते हैं ना? हाँ, चॉकलेट्स वग़ैरह खाते हैं या ग्लूकोज़ आप ले लेते हैं, पर मैंने ये एक
नया प्रयोग किया और दोनों बार ये प्रयोग मेरा सफल रहा। तो ले सकते हैं अगर कोई चाहे तो। और सुबह मैं 6:30 बजे समिट पर पहुंच गई थी और एक इतिहास दर्ज हो गया फाइनली। फाइनली। इसके बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट बहुत ज़्यादा है कैंप 4 के आसपास, हाँ, और बॉडी भी बहुत सारी पड़ी हैं, और कई बार आपको बॉडी की या तो बगल से या उसके ऊपर से निकल के जाना पड़ता है। बिल्कुल तो आपको ऐसा देखना हुआ? बिल्कुल। और कुछ बॉडीज तो ऐसी हैं जो उनकी सूट भी फट चुके हैं और जी पता नहीं कितने सालों से पड़ी हुई हैं वहाँ जी पे। इनफैक्ट ऐसा भी बताते हैं कि कुछ बॉडीज के हिसाब से रूट बनाए जाते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल वो एक बॉडी होगी, उसके जी बगल से आपको वहाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल निकलना है। बिल्कुल तो वो है। और आप बोल रहे थे डर तो नहीं लगता या कुछ नहीं, तो रात के शायद 2:30 बज रहे थे, 2:30-3 बज रहे होंगे, पूरा अंधेरा था। और मेरा शेरपा इतनी देर में मेरे को समझ चुका था शायद, तो वो टॉर्च से मुझे ऐसे दिखाता कि मैडम, तो हमने कहा क्या है, बोले उधर देखो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो कि वो टॉर्च से नहीं दिखाता तो मुझे नहीं दिखती, वो मुझे जानबूझ के दिखा रहा है। तो मैंने कहा ये समझ गया कि मैम को कुछ नहीं होने वाला, तो वो मुझे दिखा रहा कि वहाँ जो रूट के लिए होती हैं वो बॉडी थी, जो कि साउथ समिट के बाद थी। और वहाँ बॉडी या जो वेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं 23 में थी तब ज़्यादा वहाँ था, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट और बाकी सारी कंपनीज़ ने मिलके वहाँ काफ़ी काम किया है और वहाँ काफ़ी सफाई हो चुकी है। जो वीडियोज़ आ रहे हैं या फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो काफ़ी पुराने हैं। और वहाँ ये वेस्ट होने का कारण भी है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर है माइनस में, -20, -30, और हवाएँ इतनी तेज़ चलती हैं कि आपका अगर ग्लव्स गिरा है नीचे और अगर आपने 5 मिनट लगा दिए हैं तो वो वहीं चिपक जाएगा नीचे, क्योंकि ग्लव्स गर्म था, बर्फ़ पिघली और वो तुरंत ही जम गई और हवा जो चली उसके ऊपर तुरंत ही उस पे लेयर आ गई। तो आप उसको निकालना या रिकवर करना या सफाई करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद में भी नेपाल गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन मिलकर वहाँ पर सफाई कर रहे हैं और काफ़ी उन लोगों ने सफाई कर दी है, वहाँ वेस्ट को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। लेकिन वहाँ से लेकर आना भी उतनी ही मुश्किल काम है, क्योंकि एवरेस्ट जो है अपने शिखर पे पहुँचने के लिए 8 से 10 दिन देता है, बाकी मौसम बहुत ख़राब रहता है। तो उन सब सामान को लाना भी मुश्किल काम है, इसलिए भी वहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अभी ड्रोन वगैरह की जो सर्विसेज चालू हुई हैं उससे काफ़ी इस साल सफाई हुई है वहाँ पर। आपको जो खुद का जो वेस्ट होता है वो भी आपको खुद लेके आना पड़ता है जी। ना? ये तो क्लाइंबर की अपनी वो है। कई क्लाइंबर्स लाते हैं, कई क्लाइंबर्स छोड़ के आते हैं, लेकिन मैंने अपना पूरा सब लेकर आई थी। हम अपनी एक टॉफ़ी का रैपर भी है तो अपने बैग में डालते हैं, और बाकी भी जो वेस्ट है वो हम पूरा पॉलीथीन में करके लेकर आए थे। अब तो शायद मैंडेटरी भी हो गया ना कि कोई हाँ, अथॉरिटी मैंने है जो पूरा चेक करती है इसके हाँ, बारे में, हाँ, बिल्कुल, कि आप जो लेके क्या जा रहे हो और लेके क्या-क्या आ लेके रहे क्या हो। आ रहे हो, बिल्कुल। और अगर शायद नहीं होता तो उसका सर्टिफिकेशन भी आपका शायद कैंसल हो जाता है। हाँ, सर्टिफ़िकेशन कैंसलेशन का तो इतना नहीं सुना है, लेकिन जो कंपनी है जिसके थ्रू आप गए हैं, उस पे बहुत ज़्यादा वो लोग फाइन्स पेनल्टी लगा लगाते रहे हैं। हैं। हाँ, फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ के आना है। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपकी कंपनी के वहाँ पर मिलते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा पेनल्टी है। तो काफ़ी उस पर काम चल रहा है और लोग कर रहे हैं। तो अभी टेंटेटिवली कितनी बॉडीज़ होंगी अभी भी? अब आपको ये तो नहीं पता, क्योंकि काफ़ी बॉडीज़ जो है ना वो अंदर दब चुकी हैं, उसके ऊपर बर्फ़ आ चुका है, तो ऐसे तो नहीं पता है। अब ये तो क्या है कि नेपाल गवर्नमेंट या उनके पास ही इसका सारा कुछ डेटा होगा। बाकी रास्ते में कई जगह आपको सिर्फ़ कोट नज़र आते हैं। तो तब मुझे नहीं पता था, तो मैंने अपने शेरपा से पूछा कि लोग ये अपने जैकेट्स यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं? या ये इनके जूते यहाँ क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं मालूम है कि अंदर पूरी बॉडी डेड बॉडी है जो हमको नहीं दिख रही, सिर्फ़ हमको थोड़ा-सा उसका हिस्सा जूते दिख का रहा है? पार्ट या फिर वो दिख रहा है, और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई कपड़े नहीं थे, ये डेड बॉडीज़ हैं जो बार-बार स्नोफॉल और बर्फ़ से अंदर जा चुकी हैं, जिनको हम नहीं निकाल सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एवरेस्ट पे, दैट इज़ स्नो ब्लाइंडनेस। 2-3 एवरेस्टर्स के साथ मेरी बात हुई है और उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी कि उनका विज़न बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था और बाद में उनको हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा था एवरेस्ट के बाद। तो ये क्यों होता है जनरली? व्हाइट स्नो होती है, उसका रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता है
और उससे लाइट इतनी ज़्यादा आपकी आँखों पे आती है, तो आपने देखा होगा कि जब अंधेरे से हम एकदम उजाले में जाते हैं, या गर्मी के दिनों में सूरज में से हम आते हैं और अंदर जब कमरे में जाते हैं तो हमको कुछ दिखता दिखता नहीं नहीं है। है। तो वही पोजीशन रहती है। तो ये तो हमारा बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता। पर क्योंकि आप वहाँ पर 8 से 10 घंटे की क्लाइंब कर रहे हो, और बहुत तेज़ रोशनी, यहाँ से तो कई गुना होती है वो। अ, अचानक देखते हो तो आँखों पर उसका इफ़ेक्ट होता है और स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कुछ दिनों के लिए रहती है। लेकिन मैंने इसकी भी तैयारी की थी। इसकी क्या तैयारी करी थी इसकी आपने? तैयारी ये थी कि देखिए क्या होता है कि हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है बेस कैंप पे भी, कि आप अपने टेंट से बिना गॉगल के बाहर नहीं आएँगे। तो आप गॉगल ही गॉगल में इतना रहते हैं कि थोड़ा-सा भी आपको दिखा कि फिर आपकी आँख पे अ, ले इफ़ेक्ट हो जाता है। जी। तो मैं बेस कैंप पे मैं कभी गॉगल नहीं लगाती थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी बर्फ़ की तरफ, पर मैं नहीं लगाती थी कि उतना धीरे-धीरे, क्योंकि बेस कैंप पे आपका लगभग 1 महीना निकलता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तब तो गॉगल लगा के ही निकलते हैं। तो वो एक मैंने अपनी आँखों को उतनी आदत डाल दी थी तेज़ रोशनी की, थोड़ी-थोड़ी करके। तो जब मैं लौट रही थी तो इतना ज़्यादा स्नोफॉल था, इतनी तेज़ हवाएँ थी कि जो मेरा इसकी गॉगल था, वो बार-बार उस पर बर्फ आ बर्फ़ जम जाती। रही थी, या फिर अंदर क्योंकि बॉडी गर्म थी तो फॉग आ रहा था। तो मुझे बार-बार उसको हटाना पड़ रहा था। तो लौटते टाइम धूप तो नहीं थी, पर मैं पूरा लौटते टाइम बिना गॉगल के आई हूँ और मुझे कोई स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हुई। क्या बात करी? पूरा आपने कैंप 4 से मैं वो सॉरी समिट से मैं कैंप 4 विदाउट गॉगल आई हूँ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इतना ईज़ी नहीं है लोगों के लिए। हाँ, और ये भी आपने बहुत अच्छी टिप बताई कि अगर आप पहले से छोटी-छोटी से आप अपने आप को ट्रेन करते जा रहे ट्रेन हो, भले करते अपनी हैं। आँखें हैं, भले अपना शरीर जी, है, हर चीज़ को अगर ट्रेन करते जा रहे हो तो आप हर दिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक अच्छे सबमिट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी है, जभी भी लोग सबमिट करते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि हमको एक कुछ स्पिरिचुअली कुछ फ़ील हुआ, कोई कुछ बोलता है। बट मैंने है ना मेजॉरिटी मैंने जितने भी लोगों के अभी तक मैंने सुना इंटरव्यू लोगों को देखा मतलब जो-जो उन्होंने बताया मुझे, सबके साथ एक कॉमन चीज़ होती है द मोमेंट वो वहाँ पहुँचते हैं वो थॉटलेस हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? नहीं मेरे को हर जगह नहीं हुआ ऐसा। मैं तो हर जगह नहीं, जहाँ भी गई जैसे हूँ। सबमिट करते हैं ना, जैसे हाँ, वहाँ पहुँचे हाँ, हाँ, और उस मोमेंट के लिए थॉटलेस जैसे मैंने हाँ, हाँ, मेकअप अरमान के साथ बात हाँ, हुई, हाँ, सेम स्टेटमेंट कि मैं हाँ, वहाँ पहुँची एंड आई वाज़ थॉटलेस। हाँ, मेरे दिमाग में कुछ थॉट ही नहीं था, ना मैं हँस रही थी, ना मैं रो रही थी, ना हाँ, खुश थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, एक और मुंबई के हैं, उन्होंने 2 बार करा, दोनों बार उनको सेम फीलिंग आई। तो ये मतलब है। सबके साथ ये क्यों होता है ये? होगा ना, कुछ तो होगा वहाँ पर। मतलब जो हम बोलते हैं कि हिमालय पे भगवान है या कुछ है, तो कुछ तो होगा कि वहाँ पर मतलब इस सीधे तरह के वहाँ पहुँच के थॉट एकदम है। निर्वाणा में पहुँच जाते हो कि हाँ, यार अब हाँ, तो हो हाँ, गया सब। बिल्कुल, बिल्कुल। वही था मेरे साथ तो मतलब थॉटलेस तो अलग चीज़ है। हाँ, मैंने तो अपने को बॉडीलेस फ़ील किया है कि मेरी बॉडी भी नहीं है। जब मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में मैंने किया था। दूसरा अनुभव मुझे एवरेस्ट पे 24 में जब मैं ऊपर पहुँची तब हुआ कि उस समय मेरे पास में मेरी बॉडी भी नहीं थी, ये मैंने फ़ील किया। थॉट तो थे ही नहीं, पर मैं भी नहीं थी। मतलब मेरी बॉडी नहीं थी, ये मैंने फ़ील किया। वो कुछ सेकंड थे, मिनट थे, मुझे नहीं मालूम है। और उसके 50 मिनट पहले मीटर पहले मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ जाके इतना इमोशनल हो जाऊँगी कि मैं बहुत ज़ोर से रो पड़ूँगी खुशी के मारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जी। वो एक अलग अनुभव रहा है ऊपर का। और जब लौट रहे रहते हैं, जैसा कि आपने अभी एक कोटेशन पढ़ा था कि लौटना ज़रूरी है, तो ये और गोइंग अप इज़ ऑप्शनल, कमिंग बैक इज़ मैंडेटरी। या बिल्कुल। तो ये मुझे याद था, और मैंने चढ़ने के लिए कभी भगवान से नहीं कहा कि मुझे चढ़ा दो। मैंने उतरने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सही सलामत जबकि लोग उतार उल्टा करते देना। हैं। वो हाँ, पूरी दम लगा देते हैं कि किसी से बस टच कर जाएँ। हाँ। तो वो मैंने अपने दम पे, मतलब अपने दम क्या, ऊपर वाला तो था ही साथ में, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं अकेली थी। पर उसके लिए मेरे में ये दम था कि मुझे अपने आप पे विश्वास था। लेकिन लौटते समय तो मैं भगवान के भरोसे आई हूँ कि उनसे ही मैंने प्रार्थना की कि मुझे सही सलामत घर पहुँचा देना। यहाँ तक तो आपने पहुँचा ही दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ लौटते टाइम, जो कि हमने पहले बात की थी, लौटते टाइम ही होती है। तो जब मैं कैंप 4 आ गई तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि चलो कैंप 4 तक आ गई हूँ। और जब कैंप 2 आ गई तब तो मैं बहुत ही बेफ़िक्र हो गई, क्योंकि वहाँ से रेस्क्यू हो जाता है कैंप 2 से कि अब मुझे अगर कुछ होता है तो रेस्क्यू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और मैं आराम से मैंने वीडियोस बेस देखे कैंप तक आपके, जब आप सबमिट किया है आपने और झरना लेके खड़े हो तो आप बोल रहे हो पीछे का भी देखना, अच्छा भी होना चाहिए। नहीं, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, समिट पे भी बहुत एंजॉय किया। और मैंने मुझे नहीं लगता कि इतने फोटो और इतने वीडियो किसी के पास होंगे समिट के जितने मेरे पास हैं। मैंने अलग अलग तरह से अपने कितने कैमरेस थे आपके पास? नहीं, मेरे पास मेरे 2 फ़ोन ही थे, कैमरा तो नहीं लेके गई थी, पर मेरे अपने दोनों फ़ोन अंदर मेरी जर्सी के अंदर सबसे नीचे वाली लेयर पे डले हुए थे। 3rd लेयर में जिससे के बैटरी जेब ड्रेन में आउट ना हो जल्दी। हाँ, हाँ। तो हमने फ़ोन से ही लिए हैं सारे फ़ोटो। ये चीज़ तो मतलब मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया जब मैंने विंटर एक्सपीडिशन किया था। तब वहाँ पे कि अगर आपकी 100% है और थोड़ी देर बाद देखोगे तो सीधे 20-30% 20-30 बचेगी। हाँ, इतनी जल्दी बैटरी ड्रेन बैटरी आउट होती डाउन है। हो। जहाँ -30 पे आप आ हाँ, गए, हाँ, बिल्कुल। 30-35 पे पहुँचे। हमारा तो हर 1-2 फ़ोटो के बाद फ़ोन बंद हो जा रहा था, फिर रिस्टार्ट करते थे। अरे बाप रे! हाँ, और अगेन मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने देखा जो आईफ़ोन वगैरह है, यही सर्वाइव कर पाता है। हाँ, और साथ में एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हाँ, चला। हाँ, उसका जो कैमरा था ना, वो पूरा फेड आउट हो गया था। हाँ। फ़ोन ही चलाया और फ़ोन चले भी बस 2 फ़ोटो खींचता था और बंद हो जाता था। मतलब आईफ़ोन भी नहीं परफ़ॉर्म कर पा नहीं, रहा नहीं, था। नहीं। नहीं, ठंड इतना क्योंकि टेम्परेचर -60 हो गया था जिस समय हम थे, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मतलब एक बार तो जो हमको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि तेज़ अगर तूफ़ान आता है तो आपको सिर नीचा करके पीठ ऊपर करके लेट जाना है। समिट पे ही हमको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसा करना पड़ गया था, इतना तेज़ आया था। तो इतना तेज़ तूफ़ान, जब हवा एकदम पीक पे तेज़। था तब? जी। अरे बाप रे! वहाँ कैसा लगता है मतलब नीचे देखने में? नीचे एक्चुअल में मैं तो व्हाइट आउट में गई थी तो मुझे नीचे का कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन सुबह 4:30 बजे मैंने सूरज को उगते हुए देखा था। उस समय हम थोड़ा नीचे थे तो हमको देख पा रहे थे। तो वो एक अलग अनुभव था कि मैं ऊपर हूँ और सूरज नीचे है। तो वो एक वो गाना है मैं ना, हाँ, आज मैं ऊपर आसमां आसमान नीचे। नीचे वही वही था। कितना अच्छी फीलिंग आती होगी ना वहाँ पे, जी, मतलब ऐसा लगता होगा कि यार हाँ यार कुछ करके आए कुछ हैं, कुछ करके आए अचीव हैं। किया है अब लाइफ बिल्कुल, में। बिल्कुल। जी, उसके बाद फिर क्या हुआ जब आप नीचे आ रहे थे? आप बीच में भी तो आप फँसे थे ना, ऐसे कुछ आप बता रहे थे एक बार? नहीं, क्योंकि मैं कैंप 4 क्या से जब मैं आई, कैंप 2 तक? मैं अच्छा, कैंप 4 आई। जी। कैंप 4 पे मुझे पता चला कि हमारे किसी एक इंडियन का रेस्क्यू हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसका हुआ है। तो हमारे साथ एक क्लाइंबर थे जिनको कुंभा आइस फॉल यानी फर्स्ट रोटेशन में नी में पेन आया था, तो मुझे लगा शायद वो होंगे। क्योंकि उनको नी में पेन तभी आ गया था और 5-6 दिन वो काठमांडू रह के आए थे और फिर उन्होंने क्लाइंब किया करने वाले थे। मैं विश्वास नहीं कर पाई थी जिस व्यक्ति का रेस्क्यू हुआ था। तो जब मैं सबसे पूछ रही थी लेकिन कोई बता नहीं रहा था और वो मेरे साथ-साथ उनका रेस्क्यू हुआ, यानी मैं पीछे हूँ और अगली रोप पे वही हैं। तो जब किसी का रेस्क्यू होता है तो वो रोप खाली होती है, फिर आप आगे उस बढ़ते। रोप पे उतर सकते हैं क्योंकि 5 लोग उनको लेके रहते हैं और उस रोप में अगर कुछ हलचल होती तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और उस तरफ से सारे क्लाइंबर्स आ रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे मौसम बहुत अच्छा होने वाला था, तो मैक्सिमम क्लाइंबर्स का 20th को सबमिट होने का था। तो वो लोग सब आ रहे थे तो भीड़ बहुत थी। तो मुझे बहुत धीरे-धीरे नीचे आना पड़ा, तो मुझे कैंप 3 पर भी रात रुकना पड़ी, जो कि नहीं रुकते हैं। कैंप 4 से सीधे कैंप 2 ही आते हैं। तो कैंप 3 पर, और जब मैं कैंप 3 पर आई और मुझे पता चला कि जो हमारे को क्लाइंबर हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर थे। छत्तीसगढ़ के थे, बंसीलाल उनका नाम था। मैं उनके पास गई, कोशिश की हमने उनको पानी मुँह में डालने की, लेकिन वो कोलैप्स हो चुके थे, वो बेहोशी की हालत में थे। फिर भी मैंने एक कोशिश की थी उनको जगाने की, कि उनकी 12 साल की बेटी थी और मैंने उनको ये लाइन बोली थी, हालाँकि वो लाइन बोलते-बोलते मैं रो पड़ी थी कि बंसीलाल तुम्हारी 12 साल की लड़की तुम्हारा वेट कर रही है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई ऐसी बात चली जाती है, तो बॉडी फिर अलग रिएक्ट करती है, तो मैंने इस उससे उसको बोला था। तो वो मेरे साथ-साथ, मतलब दोनों बार ऐसा रहा कि या तो डेड बॉडी या रेस्क्यू वाले पर्सन मेरे साथ में ही रहे, तो कैंप 2 तक तो बच पाए या नहीं बच पाए थे फिर वो? नहीं, वो नहीं बच पाए, ये दुखद रहा हमारे लिए। और वो 4 दिन वहाँ रहे, काठमांडू हॉस्पिटल तक पहुँच गए थे, 4 दिन वहाँ पर रहे, लेकिन काफ़ी तबीयत उनकी बिगड़ चुकी थी। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था 2-3 बार, तो उस वजह से उनकी डेथ हो और गई ये थी। एवरेस्ट के कारण उनका ब्रेन हैमरेज हाँ, हुआ था?
और वो बहुत फिट थे, पुलिस में थे, बहुत अच्छे स्नाइपर थे और उन्होंने नक्सलाइट के लिए बहुत काम, मतलब नक्सलाइट को मारने के लिए भी काम किया और बच्चे नक्सलाइट ना बने इस पे वो बहुत काम कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो। और काफ़ी बच्चों को उन्होंने मिलिट्री और पुलिस में भर्ती करवाया। भर्ती करवाया जो कि नक्सलाइट बनने वाले थे। तो वो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मतलब 20-30 किलोमीटर दौड़ना उनके लिए नॉर्मल सी कोई बात थी। नॉर्मल सी बात थी। 60-70 किलोमीटर साइकिल चलाना उनके लिए नॉर्मल बात थी और उनके साथ ऐसे हो गया। फाइनली जब आप वापस आ गए और मैंने आपकी वो भी पिक्चर्स देखी कि एकदम एकदम आप फिट हो, हँस रहे हो हाँ, और वो आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि आप एवरेस्ट चढ़ के आए हो। और घरवालों को उस समय शायद घरवालों के साथ आपका कनेक्शन भी नहीं हो पाया था। नहीं, मेरा बेस कैंप के बाद जब मैं लुकला पहुँची हूँ तब मेरी पहली बार हस्बैंड से बात हुई जो मुझे काठमांडू लेने आए थे। जी, उसके पहले नहीं हुई थी। पर जब मैं बेस कैंप पे पहुँची थी तो हमारे जो बेस कैंप मैनेजर थे, वो शायद मेरे हस्बैंड से बात चल रही थी तो उन्होंने बस ऐसे ही कहा कि मैडम आपकी एक फ़ोटो खींचना है। तो मुझे नहीं मालूम था ये फ़ोटो वहाँ जाने वाली है। तो मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवा ली थी और वो फ़ोटो फिर मेरे हस्बैंड के पास पहुँच गई थी, यानी मेरी खबर पहुँच गई थी कि मैं ठीक-ठाक हूँ। और फिर जब मैंने लुकला से अपनी फ़ोटो भेजी थी, तो मेरे हस्बैंड का यही था कि तुम चढ़ के भी आई हो कि नहीं चढ़ के आई हो? तो तुम ऐसा लग नहीं रहा है कि तुमने एवरेस्ट किया है। तो आपको रिसीव करने आए थे वहाँ पे? जी। नहीं, रिसीव नहीं, ये भी एक तैयारी थी। अच्छा, ये भी तैयारी थी, ओके। ये ऐसा है कि देखिए जब भी है ना किसी का रेस्क्यू होता है तो वो कंपनी या आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको हॉस्पिटल तक तो पहुंचा देती है, लेकिन हॉस्पिटल में फिर आपका कोई नहीं होता है। तो जब मैं 23 में गई थी तब भी मैंने घर पे ये बोल के गई थी कि जब मैं कैंप 4 से आगे बढ़ूंगी तो कोई ना कोई घर का व्यक्ति काठमांडू आ जाए। तो 23 में भी घर से मेरी सिस्टर का बेटा आया था और 24 में मेरे हस्बैंड आए थे। जब कितनी मैं सारी तैयारी करी थी आपने। मुझे लगता है कि पूरी आपको है ना एक लिस्ट बना के देनी चाहिए लोगों की, यार ये चीज़ें आपको करना ही बिल्कुल। करना है। तो तो बहुत हेल्प हो जाएगी इससे लोगों की। हाँ, अभी कहीं पॉडकास्ट पे इस तरह का इतना इतना ये चीज़ें नहीं बोली। लोगों ने क्या सक्सेस, मैंने आपको बताया ना, लोगों ने सिर्फ़ सक्सेस के लिए कैप्चर ही करने की बात कोशिश की। करिए। हाँ, मेरा सक्सेस का नहीं है, मेरा ये है कि अगर आज की तारीख में कोई भी मतलब अबव 50 है और वो वो देख रहा जाना है हो बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको एक चीज़ क्लियर हो चीज़ जाए कि क्लियर मुझे हो जाए, क्या फ़ॉलो क्या करना है। फ़ॉलो करना, हाँ, बिल्कुल। तो फाइनली आपने अपने हस्बैंड को भी बुला के रखा था। प्लान भी था आपका वो कि वहाँ होने चाहिए वो। नीचे उतर के आ गए, फाइनली समिट हो गया। सबमिट करके वापस आ गए। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और एवरेस्ट करके आ गए, तो फिर आपको सब चीज़ें बहुत छोटी नज़र आने लगती। छोटी यानी कि आपकी ज़रूरतें जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब मुझे बहुत सारे नए-नए कपड़े खरीदने हैं या मुझे ये चीज़ खरीदनी है या तो ये तो होना ही चाहिए, ये सब खत्म हो जाता है। थोड़े से हम्बल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ आप मृत्यु को बहुत पास से देखकर आए हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और मेरे में भी चेंज हुई हैं। और लोगों के पर्सपेक्टिव में आपको क्या चेंज मिला? लोगों के पर्सपेक्टिव में तो बहुत चेंज मिला। मतलब जो लोग बात नहीं करते थे, वो आगे आके बात कर रहे हैं, गले मिलना चाहते हैं। अ, मतलब हमारी कास्ट में भी ऐसा था कि लोगों को लगता था कि मतलब कुछ इतना वो नहीं करते थे, अब बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हर जगह बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है और जो ऐसे ही समझते थे वो अब समझने लगे कि हाँ कुछ है। पर मुझे इससे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे फ़र्क नहीं पड़ा है कि हम सातवें आसमान पे पहुँच गए हैं, ऐसा नहीं है। पर अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब जो आज की ज्योति है, उसके लिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो बहुत है। एक्चुअल में मेरा प्लान नहीं था जो लक्ष्य है, अब आगे वाला जो लक्ष्य है वो लोगों ने दे दिया है। क्योंकि मैंने अपने एवरेस्ट की तैयारी में 4 मेरे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक हो गए थे। तो एवरेस्ट करके मेरे 5 हो गए। तो टोटल 7 है ना? 7 हैं, तो जी। लोगों ने कहा अब 2 ही बचे हैं तो कर लीजिए। तो दिसंबर 25 में मैं अंटार्कटिका गई थी और मैं हाई कैंप से वापस आई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भगवान ने शरीर दिया है या हमको भेजा है तो हमको उसको भी बचा के रखना है। तो मौसम ख़राब था तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने मना कर दिया आगे जाने से। अंटार्कटिका बहुत रिमोट एरिया है, जहाँ रेस्क्यू का कोई साधन नहीं है। तो आपको अपने आप ही सर्वाइव करना है और अपने आप को खुद से बचाना है और जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से काम करना है।
तो मुझे हाई कैंप से वापस आना पड़ा। तो अभी तो अंटार्कटिका भी समझ लीजिए बचा बचा हुआ ही है। है। और उसके अलावा अलास्का देनाली है, जो मैं मई में जाने 26 मई में सोचा हुआ है। सब परिस्थितियाँ अच्छी रही, तो मैं मई में होगा, देनाली के लिए हो कोशिश जाएगा। करूँगी। जी, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है एंड करने से पहले हमारी टीम की तरफ से कि इंटरनेट पे ये यति के बारे में बहुत बात होती है। जी। कुछ पॉडकास्टर्स ने पॉडकास्ट में भी पूछा है यति के बारे में। तो क्या सच में यति होते हैं? आपने देखा है कुछ? मेरे ख्याल से देखिए यति जैसी कोई चीज़ होती तो नहीं होगी, और किसी ने देख लिया है तो वो उसका सौभाग्य है। पर मैं आपको बताती हूँ कि यति वो हम खुद होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकतर यति के लिए मैंने भी देखा या सुना है इंटरनेट पे या कुछ, तो वो पैर के निशान बताते हैं कि ये इतने बड़े-बड़े पैर के निशान हैं, वो हमारे खुद के ही बन जाते हैं। जब तुरंत स्नोफॉल रहता है या जी, सॉफ्ट स्नो रहती है, जी। तो जो हमारे बूट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि 4 लेयर बूट्स होते हैं। मेरा अपना बूट ही जो है वो करीब 13 से 14 साढ़े 13 इंच का है। तो जो 33 इंच जेंट्स मतलब का इतना है, है? हाँ, 1 ओके। फीट से बड़ा। हुँ, तो जो जेंट्स के बूट्स हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हुँ। मेरा तो 42 साइज़ का है और जेंट्स के तो 48 साइज़ के करीब होते हैं। तो जब आप उस सॉफ्ट स्नो पे पैर रखते हैं, वो पैर पीछे फिसल के आता है। तो वो करीब 1.5-2 फुट का आपके पैर का निशान बन जाता है, अगर कोई जेंट्स का है तो। मेरा ही बन जाता था 1 डेढ़ का, और कई शायद मेरे पास उसका फ़ोटो भी होगा, और मैंने उसका फ़ोटो लिया हुआ है कि लोग जो यति के पैर बताते हैं वो एक्चुअल में ये होते हैं। तो वो हम ही होते हैं, यति नहीं होते हैं। क्लाइंबर्स ही होते हैं वो थैंक यू फॉर एक्चुअली। क्लैरिफाइंग क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि यति को आज तक किसी ने देखा नहीं है बट यति के निशान ज़रूर देखे हैं। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि ये वही होते हैं। तो मैंने भी कहानियाँ सुनी हुई थी, तो मैंने भी उसके फ़ोटोग्राफ शायद होंगे मेरे पास में। ओके, कैसा था एक्सपीरियंस आपका आज? बढ़िया। मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि पॉडकास्ट में कुछ छूट रहा है नहीं, या नहीं, कैसा था नहीं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, बहुत, ओवरऑल? बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें जो मैं लोगों को बताना चाह रही थी मेरी तैयारियों की, जो कि लोग थोड़ा-सा ही पूछते थे, तो वो इसमें फुलफ़िल हुई है, और वही ज़रूरी है। देखिए, चढ़ तो सब गए हैं, वही जाएँगे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 जाएँगे, उसके बाद किसी की ऑक्सीजन, अधिकतर स्टोरी आपने ऑक्सीजन ख़त्म होने की सुनी है, तो मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। और अगर मैं सीधे-सीधे बता देती तो आपको लगता कि मैं तो यूँ गई और यूँ आ गई हूँ। मतलब मेरी ऐसे बहुत ट्विस्ट नहीं है कहानियों में, ट्विस्ट मेरे अपनी उन्हीं चीज़ों में है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपकी तैयारियाँ अच्छी हों, जैसे आप इस जगह पर आए हैं, जो आपकी जर्नी मैंने सुनी है, आपकी तैयारियाँ अच्छी थी, हर चीज़ की, तो आप यहाँ तक आए। मेहनत भी बहुत करी है मैंने। नहीं, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, हुँ, लेकिन आपकी तैयारियाँ अच्छी हों, आप हर चीज़ सोच समझ के कर रहे हो कि ठीक है, मैंने ये किया, इसके बाद मुझे पैसा कमाना था, मैंने जी-जान से पैसा कमाया, उसके बाद मुझे शांति चाहिए थी, मैंने 3 महीने मेडिटेशन किया, मुझे कोई मतलब नहीं था किसी से, कुछ नहीं, और फिर मैंने ये अपना एक सुकून-सा शुरू किया है। तो आपकी तैयारियाँ अच्छी होंगी, तो आप अपने लक्ष्य पे बहुत सुकून से पहुँचेंगे और उसको एन्जॉय करेंगे। और ओके। आपकी तैयारियाँ अच्छी नहीं होंगी, मैं बताती हूँ, मतलब हमारे साथ एक मिलिट्री अभी इस साल जिन्होंने किया, तो रांची में एक एवरेस्टर समिट होता है। तो वो हर साल 20-22 एवरेस्टर्स को वहाँ बुलाते हैं, तो मुझे दूसरे साल भी बुलाया गया। तो वो आई, तो मैंने कहा यार ये तो यंग है, यंग यानी कि 40s में होंगी या 38 होंगी, मैंने उम्र नहीं बैंगलोर की हैं। तो मैंने कहा यार इनसे थोड़े किस्से पूछें यार, अच्छा लगता है ना जब एक दूसरे से बातें करते हैं कि जी। अच्छा ये हुआ था उस समय, ये हुआ था। तो मैंने कहा मैम ये बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा एवरेस्ट में मज़ा कहाँ पर आया? कहती मज़ा? एवरेस्ट में कोई मज़ा आता है? कैसे मैंने करके आई हूँ मैं जानती हूँ। उसके बाद वो मेरे बाजू में नहीं बैठी। मतलब उन्होंने कुछ सुना, तो मैंने कहा यार इनको क्या डंडे मार के भेजा गया था कि मतलब जाओ एवरेस्ट आपको करके आओ। जाना है एवरेस्ट, मतलब आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो और आप उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। मान लो ये है, ये अपने काम को एन्जॉय नहीं कर पा रहा है, तो फिर भाई मत ही करो ना यार, जिसमें आप एन्जॉय कर रहे हो उसी से ही कमाओ, वहीं जाओ, ट्रू। वहीं करो, तो वो वाली बातें हैं। तो लोगों का अधिकतर आप सुनेंगे तो वो ऐसी ही कहानियाँ सुनाएँगे कि इतनी मुश्किल हुई, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हो गया, ये हो गया। अरे तो मतलब आपकी तैयारियाँ अच्छी, मैं तो ये सीधे से ये बोलूँगी कि आपकी तैयारियाँ अच्छी नहीं। नहीं, ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी कि आपने हर जगह पे रिसर्च काफ़ी करी है आपने। हाँ, मैंने हर चीज़ की। छोटी से छोटी चीज़ पे भी रिसर्च करी है हाँ, आपने। आप देखिए मेरे को पेन लेके जाना था, मैंने उस ये वाला पेन भी रखा, वो भी सब रखे मैंने फ्रीज़र में रखे 4 दिन तक, क्योंकि फ्रीज़र अपना कितना
3-4 पे रहता मैंने 6 होगा। मैक्स टू मैक्स। हाँ, हाँ। तो 4 दिन तक रखा रहेगा तो जम के पत्थर होगा ना, तो मैं 4-5 दिन रखने के बाद पेन निकाला, चल रहा बढ़िया, मैं यार ये हो वो गया। हैं टैबलेट्स की, जैसे आपने बात करी। हाँ, पूरे मेरे जेब में थे चीज़ें, और हाँ। जेब में हिंदी में मैंने लिख के रखे हुए थे कि ये टैबलेट काय का है, ताकि अगर मैं बेहोश हूँ तो मेरे जेब से अगर मेरा शेरपा निकाले तो उसको पता हो कि ये टैबलेट चाहिए। कब देना है। मुझे लगता है आज का जो पॉडकास्ट है ये हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि एक लेटर स्टेज पे, मतलब 45 के बाद की लेटर स्टेज पे एवरेस्ट चढ़ने की सोच रहा है। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट से, अगर मैं, जैसे मैंने बीच में भी बोला था कि अगर वो पेन पेपर लेके बैठता है ना, तो उसको बहुत सारी लर्निंग्स, छोटी छोटी चीज़ों की लर्निंग्स उसको मिलने वाली है कि मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल। जैसे कि मुझे अपनी दौड़ने की तैयारी कैसे करनी है, वेट की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेंथ की तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल। माइंडसेट की तैयारी कैसे करनी है, घर वालों की माइंडसेट की तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल। प्लान ए कौन सा होना चाहिए, प्लान बी कैसे बनाऊं। जैसे बिल्कुल। आपने बोला कि आपके कोई ना कोई रिलेटिव वहां रहता ही था जी। जब आप कैंप फॉर जैसे आप करते थे, तो ये सारी तैयारी के साथ एक अच्छे से वो अपनी कर सकता है। जैसे आपने गॉगल्स का बहुत अच्छा बताया था कि आपने अपनी आईज को कैसे ट्रेन किया। बिल्कुल। ये मैंने ट्रस्ट में किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना मैंने चीज। ये सुना है कि उनको ब्लाइंडनेस होगी, हाँ। बट ये नहीं सुना कि अपनी आंखों को कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज के लिए। और ऑन चेरी ऑन द केक आपने बोला भी कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो ये आपका जो डेडिकेशन है ना, ये अपने आप बताता है कि आपके लिए एवरेस्ट क्यों जरूरी था। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं लोगों को तो प्लीज आप कह सकती हैं। मेरा एवरेस्ट करने के जो पहला सवाल था जी, उसका उत्तर मैं देती हूँ कि मुझे एक तो संदेश देना था कि 50 के बाद जीवन खत्म नहीं होता है। दूसरा, अगर 55 साल पहले मेरे माता पिता ने ये निर्णय लिया कि हमारा बेटा नहीं होगा और हम 2 बहनें ही हैं, तो मुझे एक ये प्रूव करना था कि हमेशा लड़के ही नाम रोशन नहीं करते हैं, लड़कियां भी अपने माँ बाप का नाम बिल्कुल। रोशन करती हैं। तो उतने साल पहले मानसिकता बहुत अलग थी। तब लोग लड़के के लिए 4-5 बहनें हुआ करती थी, फिर एक भाई हुआ करता था, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। तो एक ये प्रूव करना था। दूसरा, मुझे ये संदेश देना था क्योंकि हमारे भारतीय जो कल्चर है उसमें महिलाएं 50 के बाद एकदम अपने आप को थका हुआ महसूस करती हैं और वो ये चाहती हैं कि अब तो बस सब हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। तो एक संदेश देना था कि 50 के बाद जीवन खत्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है और जो अभी तक आपने नहीं सोचा है वो आप सोच सकते हैं और जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर 49 साल की उम्र में मैंने माउंट एवरेस्ट जाने जैसा सपना देखा और 55 वर्ष की उम्र में मैंने उसको पूरा कर लिया, तो कोई भी कुछ भी सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद आपका और you so आपके much. चैनल से मेरी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा और धन्यवाद और you so आगे के much. लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फॉर श्योर अगर हमारे पास भी कुछ लोगों की अगर कोई क्वेरीज आती है तो हम आपको फॉरवर्ड जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेरीज हैं कि लेटेस्ट स्टेज पे कैसे चढ़ना है, क्या चढ़ना है, तो हम आपकी लिंक दे सकते हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो Thank मच। you.